सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज फिर से आप सब ने जो है ना दुआएं करना शुरू कर देनी है। वैसे तो आज की जो टीम है उसको हर कोई कमज़ोर टीम कह रहा है कि कंसीडर करे कि नामीबिया से पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो वो एक कमज़ोर टीम है, क्योंकि अफगानिस्तान से जब उसका लास्ट मैच हुआ तो काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से अफगानिस्तान ने भी उसको हराया। तो आज हम ये दुआ करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से उसको हरा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि आज भी इकरा ने हमें दुआओं पे लगा दिया। दुआ इसीलिए नहीं हमजा कि वो मार्जिन जो है एक अच्छा खासा मार्जिन रख के हम लोग जीत अच्छा, वैसे अगर हम जीत जाते हैं आज तो हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर हमें रन रेट वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर न्यूजीलैंड 4 मैचेस जीत जाती है और फिर उसका रन रेट बेहतर होता है तो वो पहले नंबर पे आ जाएगी, लेकिन सेमीफाइनल हम खेल रहे होंगे उसमें नुकसान सिर्फ ये होगा कि आपका इंग्लैंड के साथ फिर मुकाबला हो रहा होगा। जो भी टीम दूसरे नंबर पर होगी इस ग्रुप में से उसका इंग्लैंड से मुकाबला सेमीफाइनल में हो रहा होगा और इंग्लैंड ने तो कल भी तबाही मचा दी। इंग्लैंड ने वैसे कल कमाल मैच खेला, बटलर ने सेंचुरी मारी है। इंग्लैंड जो है सेमीफाइनल में आ गया, वो तो मतलब आ गया। तो अब अगर हमारे में से दूसरे नंबर वाली टीम का इंग्लैंड से होगा। हाँ, और बटलर ने क्या कमाल सेंचुरी की, उससे पहले वाले मैच में भी 50 की थी, तो वो बड़ी तगड़ी टीम बनके सामने आई है। लेकिन पाकिस्तान से हमें तो उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होता है जिस तरह से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि कोई एक आधा मैच इंग्लैंड के लिए तो भारी पड़ेगा ही। बिल्कुल हमजा, अगर पहले हम क्योंकि हम पहले नंबर पे हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम पहले नंबर पे सेमीफाइनल में होंगे, तो फिर हमारा किस टीम से मुकाबला हो रहा होगा। अच्छा, पहले में होंगे, फिर 2 टीम्स है ना, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उनमें से एक टीम आगे आ रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, और मे बी मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया से वैसे हम आराम से उसको हरा लेंगे। आराम से तो पता नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि हम हरा सकते हैं। खैर, मैच पे हम बात करेंगे तफसील से। आज पाकिस्तान का मैच है, शाम 7 बजे शुरू होगा और इकरा से मैं यही कह रहा था कि इकरा बहुत बड़े फैंस होते हैं ना क्रिकेट के, वो वाली फैन नहीं है। मैं बहुत बड़े वाले फैन नहीं हूँ, लेकिन हमजा जितने भी पाकिस्तानी मैचेस होते हैं ना, लाइक T20 वर्ल्ड कप आ गया, कोई भी वर्ल्ड कप आ गया, कोई अच्छी जो चैंपियंस ट्रॉफी टाइप इस तरह के मैचेस जो होते हैं वो मैं लाजमी देखती हूँ पाकिस्तान के। और अगर पाकिस्तान हारा हो फिर मैं देखना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता हो तो फिर मैं बहुत शौक। मेरी कोशिश होती है कि टेस्ट मैच भी हो तो मैं हर गेंद देख रहा हूँ, मैं उस तरह का फैन हूँ। लेकिन ये तो T20 वर्ल्ड कप में इकरा काट गई है मुझे, और इकरा की हर चीज़ पे नजर है कि चीज़ पे अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो इस तरह से हमने परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी दी है टीम ने कि अब सब लोग जो हैं जो क्रिकेट उस तरह से नहीं भी देखते वो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। हम सब वो उन लोगों को भी इतनी सेंस हम लोगों को भी आगे, लेकिन जैसे कि देखा जाएगा, मुझे देखा जाए तो मैं इतनी बहुत ज़्यादा इतनी कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सेंस अब मुझे भी आई कि जिस तरह से टीम सेलेक्ट हो रही थी हमारी, उस पर क्रिटिसाइज हो रहा था, तो क्रिटिसाइज करते करते टीम है बहुत ही हमारी आप कह लें कि फाइन किस्म की सेलेक्ट हो गई। उसके बाद जिस तरह से आगे अब खेल रहे हैं सब लोग और हर एक प्लेयर का पता लग रहा है कि ये वाले प्लेयर पे क्रिटिसाइज किए जा रहे थे, तो अब देखिए परफॉर्मेंस उसकी खुल के सामने आ रही है। आज देखते हैं वैसे टीम में तब्दीलियां भी क्या होती हैं। वसीम जूनियर का नाम सामने आ रहा है कि वो खेल रहे होंगे और शायद इमाद की जगह नवाज भी खेल रहे होंगे, तो इस तरह की तब्दीलियां भी। अच्छा, वैसे हसन की जगह तो शाहीन को रेस्ट देना चाहिए, कि आपको पता है कि जो बंदा ठीक जा रहा है उसको तो आप चाहेंगे कि अभी हसन अली अपने रिदम में नहीं आए तो वो रिदम में वापस आए, तो उनको तो मजीद खिलाना चाहिए, ना कि रेस्ट देना चाहिए। लेकिन देखते हैं टीम क्या उतारते हैं। बाबर आजम भी फुल कॉन्फिडेंट है और कप्तान बन के वाकई वो सामने आया T20 वर्ल्ड कप के अंदर। बात करेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन पहले हम बात करेंगे आज के दौर की, आज की दुनिया में किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में वहाँ के टैक्स निज़ाम का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। टैक्स हुकूमती आमदनी का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता है, जिससे मुल्क की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। बिल्कुल, और टैक्सों की वसूली एक अहम हुकूमती जिम्मेदारी भी है, जिसके लिए एक मौसर और काबिल अमल निज़ाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदकिस्मती से तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में टैक्स का जो निज़ाम है वो आज भी इतना मौसर नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमती आमदनी का जो एक बड़ा जरिया है वो मुश्किल जो है उसका शिकार हो जाता है, मुश्किलात का शिकार रहता है। अगर पाकिस्तान की बात कर लें, मतलूबा सतह के उसूल के लिए मौजूदा टैक्सेस की शरह बढ़ाने या नए टैक्स लगाने की उतनी ज़रूरत शायद नहीं है जितनी टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स पेयर बनाने की ज़रूरत है, जिसकी मुल्क में पूरी गुंजाइश भी मौजूद है। मयारी टैक्स निज़ाम बिलाशुबा
हमारे मुआशी मसाइल का वाहिद और पायदार हल है। बिल्कुल, और मुल्क की तरक्की और खुशहाली ही नहीं बल्कि बकाओ सलामती के लिए भी इसका वजूद में लाया जाना अब बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। सारी सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है एक इनकम टैक्स कमिश्नर शाहिद बशीर साहब। शाहिद बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ज़रा ये बता दीजिएगा, हम बात करते हैं कि हुकूमत को टैक्सेस की शरह में इजाफा नहीं करना चाहिए, आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा होता है। साथ ही हम बात करते हैं टैक्स नेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये बेहतरीन एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वजह क्या है? ज़्यादा लोगों को हम टैक्स नेट में शामिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसको कैसे किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टैक्स डिटेल में ये देखना चाहिए कि टैक्स नेट में लोग आना क्यों नहीं चाहते। जी, जो लोग टैक्स नेट में आ चुके हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है, क्या मुश्किलात हैं। सही। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा करें, जो उसके रास्ते में मुश्किलात हैं वो ख़त्म करें। मैं पहले सबसे आपके साथ एक बात करूँगा, जो टैक्स पेयर के लिए आजकल बहुत बड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम पेश आ रही है उन्हें, वो ये है कि देखें, टैक्स लगाना डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हक है, राइट है कि वो टैक्स लगाएं, उसकी रिकवरी करें। ठीक है। उसकी अपील करना टैक्स पेयर का राइट है कि वो अपील करे। फिर बहुत सारी डिमांड जो टैक्स की है वो ऐसी है जो कि रिकवरेबल नहीं है, जिसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए, गलत टैक्स लग गया, उसके लिए इख्तियार मिला हुआ है कमिश्नर अपील को कि वो स्टे ग्रांट कर दे। ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है ठीक कि कमिश्नर अपील ने स्टे जो है वो ग्रांट करने सिर्फ 30 दिन का, उसके बाद फर्दर वो 30 दिन का स्टे ग्रांट कर सकता है, और साथ कंडीशन ये लगा दी कानून में कि वो अगले 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करे। सही है। अब होता ये है कि अगले 30 दिन में फैसला नहीं होता केस का। टैक्स पेयर की ग्रीवेंस तो ये है कि मुझ पे नाजायज टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, मेरा टैक्स नहीं बनता। दुरुस्त। 30 दिन के लिए कमिश्नर अपील ने स्टे ग्रांट किया, तो इसका मतलब है वो अमाउंट वाकई कमिश्नर अपील सोच रहे हैं कि रिकवरेबल है, सारी अमाउंट की रिकवरी इसकी नहीं होनी चाहिए, उसने स्टे ग्रांट किया। ठीक है। अगले 30 दिन का भी उसने स्टे ग्रांट कर दिया। अब क्या होगा? वो 30 दिन में फैसला नहीं कर रहा केस का, और उसका इख्तियार भी नहीं है फर्दर स्टे देने का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही इस बात की, आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दे सका इस बात का कि जब एक अमाउंट 60 दिन के लिए इरिकवरेबल है तो क्या 60 दिन के बाद वो रिकवरेबल बन जानी है? सही बात। अगर कमिश्नर अपील 60 दिन का स्टे दे सकता है तो 60 दिन के बाद वो स्टे क्यों नहीं दे सकता? और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर फैसला कर दे, इसलिए कि हज़ारों अपीलें फाइल हो रही हैं और उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो 60 दिन के अंदर हर उस केस का फैसला कर दे। अब टैक्स पेयर यहाँ से टैक्स पेयर की ख्वारी शुरू हो जाती है। ये पॉइंट मेरा नोट करें, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हज़ारों टैक्स पेयर्स के लिए। यहाँ से उनके लिए मसला शुरू हो रहा है कि वो क्या करें। डिपार्टमेंट तो इंतजार में बैठा हुआ है कि इधर इस दिन स्टे ख़त्म हो और हम बैंक अकाउंट अटैच करें, रिकवरी कर लें। अच्छा, अब टैक्स पेयर बेचारा या ट्रिब्यूनल जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पे हियरिंग होगी, 30 दिन का स्टे मिलेगा, फिर दोबारा वहाँ पे अपील करेगा, फिर स्टे लेगा। तो मतलब है कि टैक्स पेयर तो ख्वार हो रहे हैं ना इस बात के लिए। तो क्यों नहीं कोई ऐसा तरीक़ाकार किया जाता कि कमिश्नर अपील जो है वो फर्दर स्टे भी ग्रांट कर सके। हाल अभी रिसेंटली ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स तो आई है कुछ ना कुछ कि जी कमिश्नर अपील फर्दर स्टे भी ग्रांट कर सकता है, लेकिन लॉ में तो प्रोविजन नहीं है। इसलिए जब तक लॉ में प्रोविजन नहीं आती वो नहीं कर सकता और ना ही करेगा। ठीक है शाहिद बशीर साहब, जैसे इनकम टैक्स कवानीन में कुछ तरामीम भी की गई हैं, वो तरामीम क्या है जरा हमें वो भी बता दीजिएगा, और इससे टैक्स कल्चर में तब्दीली क्या आएगी? जो सबसे एक बड़ी तरमीम जो है ना, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा पड़ा हुआ है, टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि बैंकिंग चैनल के ज़रिए पेमेंट। अच्छा, बैंकिंग चैनल के ज़रिए पेमेंट तो पहले भी थी, लेकिन कंपनीज के लिए उन्होंने ये बात ज़रा ध्यान से, ये बहुत अहम बात है जिसकी वजह से टैक्स पेयर और कंपनीज बहुत परेशान हैं। और अच्छा, स्कीम बहुत अच्छी है, स्कीम जो है ना ये बहुत अच्छी है, बशर्ते के आपका टैक्स कल्चर जो है ना वो डेवलप हुआ हो। ठीक है। आपका डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। जबकि आपका जो है ना सब अकाउंट्स में लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं जो कि वो नहीं करते।
बड़ा सेक्टर आपका नॉन कॉर्पोरेट है जो कि अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे। हाँ जी। अच्छा, अब कंपनीज के लिए ये कंडीशन तो पहले भी थी कि जो आप जो भी पेमेंट करें वो क्रॉस चेक के जरिए करें, बैंकिंग चैनल के जरिए करें या पे ऑर्डर के जरिए करें। अब फर्दर इस पर जो सख्ती की है वो ये है कि लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो डिजिटल अकाउंटिंग, डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करेंगी। मतलब ये, इसको आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये कि पेपरलेस। सही है कि आपने एक शख्स को पेमेंट करनी है, आपने किसी और को पेमेंट करनी है तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करें, पे ऑर्डर के जरिए ना करें और उसके बाद आप चेक के जरिए भी ना करें। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक कंपनी हूँ सपोज, और मैं परचेज कर रहा हूँ किसी से, कोई मैंने 1 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी हैं। सही। वो शख्स अपना अकाउंट नंबर ही नहीं मुझे बताता, वो कहता है जी मैं नहीं दे रहा, मैं जो करना कर ले, मैं आप मुझसे खरीदें ना खरीदें, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं दे रहा, मैं क्या करूँगा? इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब लिमिट तो उन्होंने रखी है कि जी 25,000 से नीचे पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 25,000 आजकल क्या चीज़ है? बिल्कुल। आप एक पेमेंट करें वो लाखों रुपए की बन जाती है, एक परचेज करें कंपनीज के लिए वो लाखों रुपए में है। 25,000 क्या चीज़ है? दूसरा शख्स अकाउंट नहीं दे, अपना नंबर ही नहीं दे रहा, तो क्या करे टैक्स पेयर? यहाँ से मसाइल जो है ना वो पैदा होने शुरू हो रहे हैं, और ये लगातार चूँकि टैक्स पेयर की तरफ से रेजिस्टेंस है तो FBI इसमें डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। अब 30 नवंबर डेट हो चुकी हुई है, डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फिलहाल हल जो है ना वो नहीं निकल रहा। यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है, कोई हल नहीं निकल रहा है इसका। अच्छा शाहिद बशीर साहब, ये भी बता दीजिएगा सर कि पाकिस्तान में टैक्स सारिफीन मुतल्लका इदारों में सहूलियात ना मिलने का भी शिकवा करते हैं, और इदारों और टैक्स पेयर्स के दरमियान ये जो ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन है इसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? जो खलीज है उसको दूर कैसे किया जाए? देखिए, इसमें जो एक जनरल बात है वो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने टैक्स लगाना है, लेकिन जायज़ टैक्स तो लगाए ना। सही, जायज़ टैक्स लगाए। मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स पेयर जायज़ टैक्स देने के लिए तैयार होता है। सही है। अच्छा, अब ताल्लुक कैसे नहीं ठीक हो सकता? इसलिए नहीं ठीक हो सकता कि बेशुमार जो टैक्स लगते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो कोई और चीज़ है, और गलत लॉ का गलत इस्तेमाल कोई और चीज़ है। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप अपने तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करें, उस टैक्स लगाएं, और आगे एपलेट फोरम्स बने हुए हैं, वो इस इंटरप्रिटेशन को लेकर आगे चले, और इसी तरीके से लॉ डेवलप होता है कि कमिश्नर अपील फैसला करे, फिर ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से लॉ डेवलप होता है इंटरप्रिटेशन के जरिए। लेकिन कम से कम आप लॉ का गलत इस्तेमाल तो ना करें। जिस कानून के तहत वो टैक्स लगाना बनता नहीं है, आप गलत कानून का इस्तेमाल करके, गलत सेक्शन लगाकर, और आप टैक्स पेयर में टैक्स लगा देते हैं। अच्छा, अब इसका हल कभी आज तक किसी ने सोचा? मैं इसके लिए कई दफ़ा कहा है कि ग्रॉस इलीगल ऑर्डर जो है जिसमें ग्रॉस इलीगैलिटी हो, जब तक आप उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उस ऑफिसर से नहीं पूछेंगे कि तुमने लॉ का गलत इस्तेमाल करके इतना हैवी टैक्स क्यों लगाया और टैक्स पेयर को तंग क्यों किया, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होने। ठीक है। जिस टाइम पर टैक्स पेयर को एहसास होगा कि हाँ जी मुझे गलत टैक्स लगा, गलत टैक्स लगते हैं, लेकिन लॉ का गलत इस्तेमाल ना हो। मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, गलत इस्तेमाल ना हो लॉ का, गलत सेक्शन आप लगाए, जो कि अक्सर हो रहा होता है, और इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। शाहिद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे, और जो मतलब कि वो कह रहे हैं कि टैक्स देने के लिए तो लोग तैयार होते हैं, लेकिन जायज़ टैक्स देने के लिए तैयार होते हैं। कई दफ़ा कोताही कर दी जाती है, कई दफ़ा मतलब कि गलतियाँ ऐसी हो रही होती हैं कि जिसके बाद प्रॉब्लम होती है, और फिर टैक्स पेयर जो है कोई ऐसा मसला हो जाए, अपील करता है, तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ख्वार होना पड़ रहा होता है। और हमजा, जिससे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का कहा है, तो अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें दुरुस्त समत में नहीं जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। खैर, हम आगे बढ़ें, कुछ सिंध के तालीमी निज़ाम की बात कर लेते हैं। वहाँ पर निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा के लिए एक अच्छी खबर आ गई है, और निजी स्कूल्स को असातिज़ा की तनख्वाहें कम से कम 25,000 रुपये करने की हिदायत कर दी गई है, और जो नई स्कूल करेंगे वो फिर सील कर दिए जाएंगे। हाँ जी, सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि सिंध के हर
प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा को सिंध हुकूमत की मुकर्रर करदा उजरत यानी कि 25,000 रुपये देना ही होगी, और 25,000 रुपये उजरत ना देने वाले जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिस तरह से इकरा ने बात की, उनको बंद कर दिया जाएगा। और सक्कर में मीडिया से जी गुफ्तगू बिल्कुल, और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद ये भी कहा कि स्कूल औकातकार के दौरान किसी सरकारी टीचर को कोई निजी तालीमी इदारा चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम ड्यूटी के औकातकार के बाद अगर कोई टीचर चाहता है कि अपना कारोबार करे या कोई प्राइवेट मुलाजमत करता है तो उसे रोका बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ जी, उनका कहना था कि सिंध की तालीम अगर तबाह है तो सक्खर और लाड़काना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा CSS कैसे पास कर रहे हैं। तो तालीमी निज़ाम के वाले से उनका है कि ठीक है, गलतियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि जितना कहा जा रहा है। हमारे बच्चे CSS भी तो कर रहे हैं। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तारिक शाह साहब, 25,000 रुपये देने हैं जी अब हर उस्ताद को, और ये कम से कम उजरत है। पहले कितनी तनख्वाह दी जा रही है और क्या 25,000 ही दी जा रही है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देखिए इस अहम मौजू पर ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखिए बात यह है कि मिनिमम वेज तय करना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन थोड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे इस मुल्क के अंदर हाई फ़ी लेने वाले स्कूल्स भी हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा तादाद उन स्कूलों की भी है जो लो फ़ी चार्ज कर रहे हैं, जो कि बेसिकली सर्व कर रहे हैं, और एक ऑल्टरनेट है उन गवर्नमेंट स्कूल्स का जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, तो माँ बाप जो हैं वहाँ कम फ़ी में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो उन स्कूल्स की मैं बात नहीं करूंगा जो हाई फ़ी चार्ज कर रहे हैं, वो तो अभी भी मिनिमम वेज से ज़्यादा सैलरीज दे रहे होते हैं, और अगर कोई नहीं दे रहा तो उसको ज़रूर पाबंद होना चाहिए कि वो मिनिमम वेज दे। लेकिन बात वहाँ आती है जहाँ स्कूल्स की फ़ी कम है, तो वो स्कूल्स कैसे बेयर करेंगे जो 1,000, 2,000, 3,000 फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो वो इसका बजट ही नहीं है उनके पास। या तो हुकूमत इस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइवेट तालीमी इदारों को कोई ग्रांट एंड एड जारी करे कि जो टीचर्स हैं उनको हम 25,000 सैलरी दे सकें। लेकिन एक इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करती है सिचुएशन, वो ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनके तहत तमाम तालीमी इदारे रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रूल ये है कि 4 टाइम्स ऑफ योर मंथली फ़ी एक स्टूडेंट की जो होती है वो आप मिनिमम वेज रख सकते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर देखें कि अगर 2,000 कोई एक फ़ी चार्ज कर रहा है तो वो 8,000 भी मिनिमम वेज दे सकता है। अगर कोई 3,000 कर रहा है तो वो 12,000 भी मिनिमम कर सकता है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसके अंदर हमने सरदार शाह साहब से रब्ता किया था, तो वो जैसे ही कराची पहुँचेंगे तो हम इस पर मीटिंग करेंगे और इस पर बेहतर कोई फार्मूला बनाना चाहिए हमें कि जो एक मिनिमम वेज है वो फ़ी के हिसाब से रखी जाए, ताकि स्कूल मालकान जो हैं उन पे भी कोई बहुत ज़्यादा बर्डन ना आ जाए या इम्पॉसिबल ना हो जाए स्कूल चलाना, और उन टीचर्स को भी जो है ना वो कोई हम ऐसा कोई चीज़ ना करें कि उनके भी जो है ना वो मसाइल पैदा हों। लेकिन इसके अंदर मैं फार्मूला कोई आपको होना इम्पोर्टेंट चाहिए, चीज़ तो आपके जहन में कोई ऐसा फार्मूला है कि आपने कोई ऐसा फार्मूला बनाया हो जो कि आप उनसे बातचीत करें तो उनसे फिर शेयर करें? जी बिल्कुल, देखिए हमने फार्मूला बनाया ज़रूर है, इंशाल्लाह वो मीटिंग में पेश किया जाएगा उनको, और सब्जेक्ट टू कि अगर वो उसको समझ लेते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ चीज़ ये है कि इसमें फ़ी स्लैब्स बनाए जाएं कि जो स्कूल फ़ी चार्ज कर रहा है और जैसे 5,000 एंड बिलो, तो उसको कुछ और सिनेरियो होना चाहिए। जो 10,000 एंड बिलो चार्ज कर रहा है उसका कोई और फार्मूला होना चाहिए। इस तरह से हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ वैरायटी है, क्योंकि इंटीरियर सिंध की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 500 रुपये फ़ीस लेने वाले भी स्कूल मौजूद हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है शाह साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि अगर हम बात कर रहे हों आज की महंगाई की, और फिर आपको पता है कि एक बेस वैल्यू तो सेट करती ही है गवर्नमेंट, जो मतलब कि कम से कम उजरत है, कम से कम वेज है, वो गवर्नमेंट बता ही रही होती है। लेकिन इसके अंदर मामला ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई 2,000 वाला है वो 8,000 तक या 12,000 तक, इवन 15,000 तक एक उस्ताद का खुद गुजारा नहीं हो रहा है, तो वो कितना फोकस्ड होकर बच्चे को पढ़ा रहा होगा। ये भी साइकोलॉजिकल एक अगर हम देखें तो असर होगा। अगर एक शख्स को अपने ही मसाइल का इतना, हालांकि 25,000 में भी हम मानते हैं कि मसले हल नहीं हो रहे होंगे उनके, लेकिन अगर उसको अपने ही पेट के लाले पड़े हुए हैं तो वो किस तरीके से बच्चे को अच्छे तरीके से और फोकस से पढ़ाएगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इस पर कतई ये डिबेट नहीं कर रहा है, ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि हम फ़ी कम ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे या ना होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज दें। ये तो मैंने मिनिमम की बात की है, इससे मैक्सिमम तो स्कूल ज़्यादा दे रहे हैं। कोई स्कूल 20,000 भी दे रहा होगा, कोई 25,000 रुपये भी दे रहा होगा। इन्हीं कैटेगरी के स्कूलों की मैं अगर बात करूँ तो वो भी कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो तालीमी इदारों में असातिज़ा पढ़ा रहे होते हैं, ये लेबर लॉ में नहीं आते। ये एक मिनिमम आवर्स होते हैं, 48 आवर्स अ वीक। ये 48 आवर्स कंप्लीट नहीं करते। ये 6
जो 48 आवर्स को अगर हम ब्रेकअप करें तो ये 8 आवर्स अ डे बनते हैं 6 डेज के लिए। तो लेकिन टीचर जो हमारे स्कूल में एम्प्लॉयड होते हैं वो 6 आवर्स के लिए एम्प्लॉयड होते हैं और वो भी 5 डेज के लिए। और सैटरडेज को कुछ स्कूल बुलाते हैं, कुछ नहीं बुलाते हैं, वो भी अगर बुलाते भी हैं तो वो 3 आवर्स के लिए मैक्सिमम बुला रहे होते हैं। तो वो मिनिमम वेज तो खैर है ही है, लेकिन लेबर लॉज के अंदर तालीमी इदारे के जो असातिज़ा है वो आते ही नहीं है, क्योंकि जो लेबर लॉ है उसके तहत एक टर्म यूज़ की जाती है वर्कमैन। तो वर्कमैन के अंदर जो है वो टीचर्स नहीं आते, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअल जो है वो कैपेसिटी के अंदर उनको हायर किया जा रहा होता है, एक कोई हैंड्स ऑन स्किल लेबर की तौर पे हायर नहीं किया जा रहा होता। ठीक है। अच्छा तारिक शाह साहब, हमें ये बताइएगा कि सिंध और इसमें एक चीज़ और भी होती है, सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा जी। कि हर टीचर को जब भी हायर किया जा रहा होता है तो एक एग्रीमेंट होता है कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, इतने आवर्स के लिए आपको हायर किया जाएगा, इतने डेज के लिए आपको हायर किया जाएगा, तो वो एग्रीड होते हैं। तो शाह साहब, ये तो हर जगह एग्रीमेंट करवाया जाता है ना, जो शख्स बेरोजगार है वो तो 5,000 पे भी शायद काम करने को तैयार हो जाएगा। ये एग्रीमेंट वाला मामला तो मतलब हर जगह पे ऐसे ही है कि वो आप एक्सप्लॉइट ही कर रहे होते हैं जिस वक्त एक शख्स बेरोजगार होता है या उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, आप देखिए ना बहुत सारी जी शाह साहब, एक और अहम मामला है जो इसके अंदर डिस्कस भी हुआ। हम ये देखते हैं कि बच्चे, उनके पेरेंट्स या इवन जब हम भी स्टूडेंट्स थे, हम भी ये शिकायत किया करते थे कि शायद स्कूल्स में या कॉलेजेस का भी इसमें जिक्र होता है, हम स्कूल्स के ऊपर फोकस करते हैं, उतनी बेहतर तरीके से तालीम नहीं दी जाती और टीचर्स ये कहते हैं कि हमसे पर्सनल ट्यूशन आप आकर लें। वही स्कूल के टीचर जो हैं फिर बच्चों को पर्सनल ट्यूशन के लिए बुला रहे होते हैं, स्कूल में उतना फोकस नहीं होता, लेकिन ट्यूशन के अंदर उस्ताद जी जो हैं वो सख्ती भी करते हैं, बेहतरीन पढ़ा भी रहे होते हैं। उसके ऊपर भी तो कोई ऐसी मतलब कि कदगन होनी चाहिए, कोई ऐसा मामला होना चाहिए कि आप बच्चों को प्राइवेटली फिर नहीं पढ़ा सकते, और वो भी उन्हीं क्लास के बच्चों को जिनको आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 2 दफ़ा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल आपकी बात सही है, और पर्सनली अगर आप मेरी राय लें तो ये अनएथिकल होता है कि आप उस बच्चे को वहाँ डिलीवर नहीं कर रहे, आप अपने पेशे से, आप अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ आप गद्दारी कर रहे होते हैं कि आप उस बच्चा जो आपके साथ बैठा हुआ है उसको आप उस वक्त डिलीवर नहीं कर रहे। और ये यूजुअली मैं आपको बताऊँ स्कूल में तो खैर बहुत कम देखा जाता है, ज़्यादातर ये कॉलेजेस में देखा जा रहा होता है कि वही टीचर जो कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, बिलखुसूस गवर्नमेंट कॉलेज में, वही टीचर जो है वो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा वहीं पढ़ा होता है, वो टीचर वहाँ रेगुलर भी होता है और वो बेहतर तरीके से पढ़ा भी रहा होता है। तो मेरे हिसाब से तो अनएथिकल है। इस बेसिस के ऊपर जो है सरदार साहब का डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि जो सरकारी इदारों के अंदर जो है वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो उस टाइम के अंदर कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है कि सरकारी इदारों के अंदर कुछ बेहतरी आ सकती है। ठीक है तारिक शाह साहब, हमें ये भी बताइएगा कि सिंध की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे असातिज़ा की फलाह के लिए आप मज़ीद क्या इक़दामात की तजवीज़ आपके जहन में है जो वो हमसे शेयर कीजिएगा? बिल्कुल, देखें असातिज़ा के लिए देखें सबसे बेहतर तजवीज़ तो ये है कि उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दी जाए। देखें ये एक मनसब तो एक प्रोफेशन तो है ही, लेकिन ये औलियाओं वलियाओं का मनसब भी है। तो इसमें हमें इस सिनेरियो से भी देखना चाहिए कि उनको मराद देनी चाहिए, उनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप देखें हम इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते तो ज़रूर हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं कि कोर्ट के अंदर अगर कोई असातिज़ा या कोई टीचर जो है वो पेश होता है तो जज भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। डिफरेंट इदारों के अंदर टीचर की रिस्पेक्ट दी जाती है। तो हमें ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा अपने आने वाली जनरेशन के लिए कि वो भी देखें कि असातिज़ा जो हैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, और उनको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो एक शायद मिनिस्टर और एक आला दर्जे पे फाइज एक गवर्नमेंट अफसर को मिलती है, क्योंकि वो हमारे कौम के मेमार को आगे ग्रूम कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, और उन्हीं से हमारा मुल्क चलना है। तो मेरी तो यही तजवीज़ रहती है कि असातिज़ा को मैक्सिमम तौर पर जो है ना वो मिलना चाहिए। और अभी आप मेरे सेगमेंट से पहले एक टैक्स की बात हो रही थी, तो मैं इसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि टीचर्स को भी टैक्स एग्जेम्पशंस मिलनी चाहिए, उनको भी इनकम टैक्स में कोई ना कोई छूट होनी चाहिए, ताकि वो भी आगे जाके जो है वो अपने घर को छूट है। 25,000 से भी कम तनख्वाह होगी तो उनको छूट ही छूट है, उसके ऊपर इनकम टैक्स किधर से लागू हो रहा होगा उनके ऊपर। और अगर बहुत सारी जगहों पे लग रहा होता है इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा होता है, बहुत सारी जगहों पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा होता है। बिल्कुल वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मामला यही है कि आप बड़े अहम मनसब पर हैं, बच्चों की तामीर साजी आपने करनी है, बच्चों की जहन साजी आपने करनी है, तरबियत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन
अगर अपने दिमाग में अगर हम ये सोचेंगे टीचर के यही चल रहा है कि जी कि मेरे तो घर का गुजारा नहीं हो रहा है, मेरे तो अभी बिल रहता है जो मैंने उतारना है, तो उसका कितना फोकस क्लास के अंदर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि जी कि वो अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो मतलब इंसाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक इंसानी तौर पर हम देखें तो एक इंसान जिसके इतने मसाइल हैं उसका मुकम्मल फोकस इन चीज़ों पे नहीं हो सकता। जो फोकस है वो फिर वो खुश नहीं होगा ना अपने काम से। एग्जैक्टली, और वो फिर बच्चों को उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर पाएगा और बच्चे फिर उस तरह से सीख भी नहीं पाएंगे अगर, क्योंकि सिखाने वाला ही वो कंफ्यूज होगा या उसमें वो उस तरह से नहीं होगा कि वो फोकस नहीं होगा, तो सीखने वाला फिर कैसे फोकस होकर सीख पाएगा इन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में सर्वर्स पर देखें तो वहाँ पर साइबर हमलों में भी तेज़ी आ रही है, वहाँ पर भी इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। साइबर माहिरीन समझते हैं कि वक्त के साथ साथ इन हमलों में और शिद्दत भी आ सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान को कबल अज़ वक्त अपने डेटा की सिक्योरिटी और निगरानी के लिए इक़दाम करने होंगे। अब हम नेशनल बैंक की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों साइबर हमले का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ था। अगरचे स्टेट बैंक के मुताबिक इस हमले में किसी माली नुकसान की तलात नहीं मिली हैं, ताहम बैंक की कस्टमर सर्विसेज पर इसका असर पड़ा था। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने भी खबरदार किया है कि कई पाकिस्तानी इदारे, बैंक्स और अहम कंपनीज जो हैं वो साइबर हमला आवरों के निशाने पर हैं, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में यौमिया लाखों साइबर हमले जो हैं वो नाकाम बनाए जाते हैं, लेकिन हमें वक्त के साथ साथ इन माहिरीन की तादाद में इजाफा भी करना होगा। हाँ जी, वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक साहब ने इंकशाफ किया कि हमारे इदारे और सार्फिन का डेटा महफूज है और वजारत IT की हिदायत पर अमल ना किया तो फिर नुकसान भी हो सकता है। हर इदारा अपने सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी सेटअप को लागू करे, ये बहुत अहम मामला है। और अब जबका हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे जा चुके हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं बैंक के हवाले से ख़ास तौर पे, और उसमें हमारा डेटा होता है। फिर एंड्रॉयड की ख़ास तौर पर बात कर ली जाए, आईफोन यूज़र्स वैसे समझते हैं कि जी कि हम बड़े सेफ़ हैं, क्या ये बात भी दुरुस्त है कि नहीं, इस पर भी बात करनी है। और दूसरा, हम अपना डेटा एक तो खुद दे बैठते हैं, दूसरा साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं जिस तरह से नेशनल बैंक पर हुआ, तो हम कितने तैयार हैं इस पर हमने बात करनी है। और दूसरा इकरा, हमें एक तो यह है कि जी कि बैंक्स को अपनी साइबर सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करना है। दूसरा, हमें भी समझना है कि हमारे ऊपर भी इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, हमारे अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। बिल्कुल ऐसी हम इस सारी सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टास्क फोर्स पराती सैयद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सैयद अहमद साहब। हमें ये बताइएगा, क्योंकि जैसे हमने देखा भी हाल ही में नेशनल बैंक पर भी साइबर हमले और इसी तरह से मजीद साइबर हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जब ये रिपोर्ट हो रहे होते हैं तो इनकी कोई लोकेशन का पता चल सका अब तक, कोई इस तरह की सिचुएशन की हमें पता चल सके कि ये किस तरह किस जगह से हम ये हमले जो हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये हमले मोस्टली जो हैं इंटरनेशनल हमले हो रहे हैं, जिसमें कंट्रीज लाइक इंडिया, रूस, रशिया, ईरान या दूसरे मुल्कों से अटैक्स हो रहे हैं। मगर ये जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसकी भी लोकेशन का पता चलेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये इंटरनेशनल। ठीक है सैयद अहमद साहब, हमें ये बताएं कि अब साइबर हमलों की जद में इवन बैंक्स भी आ रहे हैं और हम तो बहुत ज़्यादा परेशान चलें, बाकी चीज़ों में शायद हम उतने परेशान नहीं होते, पैसों के मामले में तो परेशान होना भी चाहिए है। और हम इंटरनेशनली भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इस तरीके से अटैक्स हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान तैयार है? क्या हमारे पास ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड मौजूद है? हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम मौजूद है? जी, जैसे आपने कहा कि साइबर हमलों की जद में ज़्यादातर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये जो फाइनेंशियल इदारे होते हैं ये सबसे बड़ा टारगेट होते हैं। और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT ने काफ़ी पिछले कुछ महीनों से, बल्कि पिछले साल से काम कर रहे हैं और लीडरशिप भी प्रोवाइड की है। उसके हवाले से नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई और उसके हवाले से एडवाइजरीज भी जारी की गई। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे ख्याल में हमारे पास जो एक माइंडसेट चाहिए और जो कल्चर चाहिए सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और डिजिटल के हवाले से, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता।
क्योंकि आईटी को अभी तक कॉस्ट सेंटर के तौर पे देखते हैं, उसमें उसको बजाय कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जाए उसके अंदर, वो अभी तक देखने में नहीं आ रही। तो उस हवाले से हमारे जो मिनिस्टर साहब ने भी काफी इशू रेज करने की कोशिश की कि अगर हम लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे और इस एरिया में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा ठीक है सीधम साहब, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जद में होते हैं, कोशिश भी अटैकर्स की यही होती है कि इसके ऊपर अटैक किया जा रहा हो, लेकिन इसके अंदर हुकूमत की तो जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि बैंक्स खास तौर पर या दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पर लाजिम करार दिया जाए कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो तजावीज़ दी जा रही हैं, उन पर आपको अमल करना ही होगा। जी, सो स्टेट बैंक का इस हवाले से एज अ रेगुलेटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस भी है, उनके पास अपनी सर्ट भी है, एज अ रेगुलेटर भी है, सर्ट जो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स होती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बैंक्स के अंदर कंप्लायंस तो की जाती है, मगर जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो अभी तक देखने में नहीं आ रही। और इस हवाले से अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा सख्ती इस हवाले से करनी पड़ेगी, जिसमें जो नेशनल लेवल पे, सेक्टोरल लेवल पे जो भी सिफारिशात हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मनोमन पूरा किया जाए, बजाय कि सिर्फ दिखाने के लिए कंप्लायंस की जाए। बिल्कुल। अच्छा सईद अहमद साहब, लेकिन ये जिस तरह से हमारे सामने बार बार केसेस भी आते हैं, बार बार चीज़ें आ रही होती हैं हमारे सामने, इन केसेस की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? और अगर हम साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की बात करें तो आप नहीं समझते कि मुल्क की मैशियत और कौमी सलामती के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है? जी, फ्यूचर इज ऑल अबाउट डिजिटल, और अगर डिजिटल में हमें तरक्की करनी है, नॉलेज इकोनॉमी में, तो सबसे पहले हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। उस हवाले से मेरे ख्याल में जो नेशनल पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तेजी से जारी है। अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये पूरे पाकिस्तान में नेशनल सर्ट्स और जो इसके अंदर रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और इसमें ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास इस पाकिस्तान के लोगों की जो जितनी तादाद में रिक्वायरमेंट नहीं अवेलेबल, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में अगले साल ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके अंदर एक तो यूनिटी ऑफ कमांड, हमारी जो फॉर एग्जांपल आईटी मिनिस्ट्री जो कोशिश कर रही है, उसमें बाकी पूरे मुल्क में प्रोविंसेस लेवल पे, फेडरल लेवल पे एक स्ट्रेटेजिकली इसको अंडर वन कमांड लेके चला जाए। उसमें ये जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का बहुत रोल होगा, मगर अगेन उसके हमें नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट इदारों में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं सईद अहमद साहब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो है कि जी के इदारों को क्या काम करना चाहिए। अब हम ज़रा सारिफीन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनकी तो फिर भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से देखें प्रोटेक्शन बड़ी तगड़ी होती है। इदारों की हम बात कर रहे हो, फिर भी अटैक्स हो जाते हैं, लेकिन आम सारिफ है जिसके मोबाइल में अब एप्लीकेशंस हैं, उनका वो इस्तेमाल कर रहा है, यूजेज का हमें पता नहीं है कि हमने किस तरह से करना है, हमारे अकाउंट से पैसे इधर उधर हो सकते हैं, हैक हो सकती हैं चीज़ें। आम आदमी को इसकी समझ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप क्या समझते हैं कि वो कितने खतरे में है कि जब सारा कुछ अब मोबाइल पे है, एक क्लिक के ऊपर है? जी, ये बहुत बड़ा, अब जैसे जैसे सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स और लोगों की इवन एजुकेशन से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है, और उनका जो सारे डॉक्यूमेंट सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके घर में इंटरनेट से लेकर मोबाइल डिवाइसेस ये सारी सिक्योर हों। रिसेंट स्टडी में ये देखा गया कि घरों के वाईफाई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती। सो उस हवाले से एक तो बहुत ज़्यादा ये इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। आजकल ही बल्कि साइबर हैकेथॉन्स चलाई जा रही हैं इग्नाइट और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर, तो और मीडिया का भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रोल है इसमें कि आम लोगों को, क्योंकि उनको इसकी समझ बिल्कुल नहीं है, तो उनको ये बताया जाए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनको फाइनेंशियली भी, और साइबर क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मीडिया पे इश्यूज आ रहे हैं। तो उस हवाले से सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस के बाद बेसिक कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कैसे अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखना है और रूटीन में चेंज करना है। सो ये बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको अगर लोग फॉलो कर लें तो अपने
सही ये है, मसले सही है। कंट्रोल में सैयद किए अहमद जा साहब, सकते आपने वाईफाई की, घर के वाईफाई की बात की है, क्योंकि अब हम सार्फिन की बात कर रहे हैं तो उनको एजुकेट करना भी हमारा मकसद है। हमने ये सुन रखा है या स्टडीज़ मतलब कि रिसर्चेज हैं उन पे देखा है कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं या पब्लिक वाईफाई होता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है और साइबर अटैक वहाँ पर ज़्यादा, हैकर्स वहाँ पर बैठे होते हैं इवन इसी ताक में कि किसके ऊपर मतलब के हैकर्स अटैक कर सकें। क्या हम किसी मॉल में जाते हैं, हम किसी पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए सेफ़ है या वहाँ से हमारा डेटा चोरी हो जाना ज़्यादा आसान होता है हैकर्स के लिए? जी, ये एयरपोर्ट्स, मॉल्स और ये पब्लिक वाईफाईज बहुत ज़्यादा उस सेंस में इनसिक्योर है कि इसके थ्रू आपका डेफिनेटली डेटा सिक्योर नहीं होता। तो अगर तो आप 3G और 4G को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। साइबर क्राइम बिल के अंदर इसके हवाले से चीज़ें डाली गई हैं, मगर इस तरह के एक्टर्स अभी काफ़ी तादाद में हमारी जो FIA और दूसरी एजेंसियों में बहुत प्रेशर है इस हवाले से, तो कि वो इतना ज़्यादा इस वक्त इन्फोर्समेंट की कैपेबिलिटी उतनी अभी नहीं है। तो लोगों को इसमें होना पड़ेगा अपने लिए वो कोशिश करें कि वो पब्लिक वाईफाईज पे वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डेफिनेटली इस तरह के खतरे मौजूद हैं। एग्जैक्टली, लोगों को खुद से इसके अंदर थोड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अहमद साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे और हमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बताए थे कि हम लोगों का अपना भी कितना रोल है कि हम लोग अगर जाते हैं कहीं पर भी पब्लिक वाईफाई कहीं पर होता है या फिर कहीं किसी मॉल वगैरह में, तो हमें वो जो है वाईफाई वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि हम अपना 3G या 4G इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपके मोबाइल से अब सब कुछ कनेक्टेड है, मेजॉरिटी लोगों के मोबाइल से कनेक्टेड है। जिनके बैंक अकाउंट्स हैं वो तो कोशिश करते हैं कि अब हम मोबाइल के ज़रिए, कौन जाता है बैंक में, कौन ये सारा काम कर रहा होता है। आपकी कोशिश यही होती है कि जी यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, उसके लिए आप 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होती है उसको लाजमी तौर पर करें। आपको कोई कोड आता है वो बराहे करम किसी को नहीं भेजने की ज़रूरत है, वो आपने भेजना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं बुढ़ापे की। बुढ़ापा किसको पसंद होता है और किसको पसंद नहीं होता? कि बूढ़ा ही ना हो, वो बुढ़ापे की तरफ जाए ही ना, वो यंग ही हमेशा दिखता रहे। हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जा सकता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हयातियात की, तो दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता है कि हमें बुढ़ापा ज़रूर आना है। हम ये तो नहीं जानते हैं कि बुढ़ापे के अमल को रोका कैसे जा सकता है, लेकिन दिन ब दिन हम बुढ़ापे के अमल को सुस्त करने के काबिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि हम 40-50s में हमजा देखें अक्सर, तो वो जो काफ़ी ज़्यादा हमने 40 और 50s में लग नहीं रहा होता कि 40 या 50 के कोई बंदा भी है, नहीं कम लग रहे होते हैं। हाँ जी। अब यही है कि 2 लोग 45 साल के आपके सामने हों तो एक आपको 30-32 साल का लग रहा होगा और एक आपको शायद 50 साल का लग रहा होगा। तो ये कैसे हो जाता है? मतलब कि उम्र एक जैसी है तो फिर और कुछ मतलब क्या जाता है कि यार इसकी तो हड्डी ऐसी है तो ना, मतलब कि ये तो बड़ा होगा ही नहीं। लेकिन फिर ये वजह क्या है? कोई वो ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वो आपको यंग नज़र आ रहे होते हैं। आखिर क्या हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में भी कुछ है कि हम चलें उसको रोक तो शायद नहीं सकते, डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं बुढ़ापे को। ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करें हमजा, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे साइंसदान समझते हैं कि आपकी जो आदतें हैं और दूसरे बैरूनी अवामिल हैं वो मिलकर बीमारी और बुढ़ापे के खिलाफ आपकी कुदरती मुदाफ़त में एक नई रूप फूंक सकते हैं। और ठंडक या गर्मी का एहसास, जो अगर बात करें, भूख और सांस का उखड़ना आपके अंदर मौजूद इस मुदाफ़त को जगा सकता है इन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही है और यही हमने बात करनी है कि क्या मामला है, किस तरीके से हम अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा लेट हो जाओ, अभी ज़रूरत नहीं आने की, और उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करनी चाहिए। हम बात करेंगे माहिर अमराज अजील डॉक्टर आयशा चौधरी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये दुआ करें कि अब जो सिचुएशन चल रही है बुढ़ापे की एज आए उसके बाद ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पेंडेमिक्स आ रही हैं और ये सब कुछ है, मतलब कि ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे कि आप अपने बुढ़ापे की एज को पहुँचें, बुढ़ापे को ना पहुँचें, क्योंकि हमने बुढ़ापे पे पहुँचने नहीं देना। और ये हमने आपसे जानना है कि क्या बुढ़ापे को कंट्रोल करना, डिले करना, रोकना हमारे इख्तियार में है? अच्छा, इसको रोकना हमारे में नहीं है। अच्छा। लेकिन इसको हम इस प्रोसेस को अ लिटिल बिट स्लो डाउन, मतलब हम इतना कर सकते हैं। वो इस तरह के, एक तो होती है इंट्रिंसिक एजिंग, जो कि हमारे अंदरूनी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, इनके अंदर कुछ एजिंग के साइंस आने हैं।
वो तो आने ही आने होते हैं। एक होती है एक्सट्रिंसिक एजिंग जो हमें नज़र आ रही है, लाइक हमारी स्किन के ऊपर, क्योंकि मुझे तो स्किन से ज़्यादा वो है मेरा इंटरेस्ट, तो हम इंट्रिंसिक एजिंग को उतना नहीं डिले कर सकते जिस चीज़ ने जिसने एज होना है उसने होना है, लेकिन जो हम नज़र आ रहे हैं उस चीज़ को हम कुछ ना कुछ करके बेहतर बना सकते हैं और स्लो डाउन इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मतलब तो ये बताएं ना, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है, कैसे कैसे कर सकते हैं? उसमें ये है कि ईट राइट, डू राइट एंड थिंक राइट। व्हाट इज राइट? ईट राइट में क्या राइट है? ईट राइट में ये है कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें विटामिन सी है, जिसके अंदर लाइकोपीन्स होते हैं, जिसके अंदर कैरोटीन्स होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट और डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों में होते हैं। जैसे विटामिन सी है फॉर एग्जांपल, वो हमारी बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो हमें बाहर से ही लेना है। तो वो हमें हर किसी को ऑलमोस्ट पता है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें होता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स होती हैं नाम से ईजी है जानने के लिए कि कैरेट्स में, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी स्किन को भी और हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं। कि अगर हम कैरेट्स लेते हैं या टोमेटोज़ लेते हैं या पपीता स्पेशली, जो कि टेस्ट किसी को पसंद है किसी को नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्रूट है, जवान रहने के लिए तो हम कुछ भी खा सकते हैं और वैसे भी फ्रूट है। लाइकोपीन्स होते हैं ये भी कैरेट्स में और टोमेटोज़ में, और जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए भी। स्किन को वो अपना नेचुरल वाला ह्यू देते हैं। एक तो ये जैसे कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरीज खाता है या जो कैरेट का जूस पीता है, ऑरेंज जूस पीता है, उसकी स्किन बहुत फ्रेश होती है, बिकॉज स्किन के ऊपर और हमारा जो ओवरऑल एक हमारी कॉस्मेटिक अपीयरेंस है उसके ऊपर हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसको हम इतना समझते नहीं हैं, बिकॉज हम कहते हैं हमने खा लिया है, पता नहीं स्किन के ऊपर आता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को सबसे पहले बेहतर करें। ठीक है, ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे तो ये है। फिर आपने डू राइट में ये आता है कि आपने अपना जो एक डेली आपका स्केड्यूल बना हुआ है, लाइफस्टाइल है, उसको आपने ठीक करना है, जिसमें हमने एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स थ्राइस अ वीक, ओके, हफ्ते में 3 बार। और आपने रैपिड वॉक करनी, इस तरह आपकी स्पीडी वॉक हो के आप वॉक करते हुए एक सेंटेंस पूरा मत बोल ना सकें आप, थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ हो, वो वॉक। ऐसा नहीं कि आराम से चलते फिर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो वाली वॉक नहीं, वो एक कॉस्मेटिक वॉक है, वो नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपके सोने और जागने की जो रूटीन है, एटलीस्ट जो अब हमारी एज है लाइक 30 प्लस पे जाके 7 आवर्स पर डे की स्लीप जो आपकी होनी चाहिए। वो बेशक आप एक ही गो में ले लें, रात में पूरी कर लें, या बेहतर है कि दिन में भी आप कोई 30 मिनट्स टू 1 आवर की स्लीप का जो है वो अपना टाइम रखें, नैप में। बाकी वाटर इनटेक आपका बहुत ज़रूरी है, वो आप जो है वो करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो स्ट्रेस का फैक्टर है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो स्ट्रेस आप देखेंगे, जो बंदा कहते हैं कि इसको देख के लग रहा है इसको तो कोई परेशानी है ही नहीं लाइफ में, इतना जवान है और हमेशा से जवान ही है, तो ये एक बात साइंटिफिकली प्रूव भी है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो आपकी अंदर मतलब बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करते हैं जो आपको एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आपकी बॉडी के जो मसल्स की प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, उसके साथ आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो हार्मोन्स आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क करते हैं। तो ये जो एक हम सोचते थे कि मिथ है कि जी परेशान है तो रंग भी काला होना शुरू हो गया, तो ये एक बात इसमें लॉजिक है, ये रिसर्च बेस्ड चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मतलब ओवरऑल अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं और खुश रहें, और स्ट्रेस तो हर किसी को आती है, लेकिन इट इज़ अप टू यू कि आपने उसको कैसे डिसिपेट करना है, कैसे मैनेज करना है। अच्छा, अगर हम मेडिकली देख रहे हो चीज़ों को, तो एक शख्स जो है वो सही मानों में अगर हम उसको कहें कि डाइट भी फॉलो करे, हर चीज़ को मतलब डू राइट डू ईट, वो हर चीज़ करे फॉलो करे, तो वो बुढ़ापे की तरफ जब जाएगा तो वो कौन सी एज में लगेगा कि हाँ भाई बूढ़ा हो रहा है? अच्छा, अब ये भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो एक्सरसाइज गीक्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उनका बुढ़ापा तो 60 प्लस पे जाके भी आप उनको फिजिकली इतने वो फिट होते हैं कि आप उनको मतलब, अब यहाँ पे मैं नाम नहीं देना चाह रही, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ एक्टर्स हैं जिनको आप कहते हैं यार ये तो बहुत यंग है अभी तक, वो अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने ऊपर उनकी 15-20 साल की मेहनत होती है पीछे से, बल्कि वो बचपन से उसी फेज में चल रहे होते हैं। तो ये एक ही दिन में या एक ही सेटअप में बैठ के हम इस चीज़ को नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसमें ना,
कि आप अपनी एजिंग अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास कि जी कि अब मैं तो ये लाइफस्टाइल नहीं अपना पा रहा हूँ या अपना पा रही हूँ, तो डॉक्टर साहिबा कोई ऐसे ट्रीटमेंट करें कि मैं तो बेहतरीन मतलब कि जवान लगना शुरू हो। हाँ, ट्रीटमेंट्स बहुत आ गई हैं कॉस्मेटोलॉजी में, जैसे स्किन फेस के लिए भी बहुत सारी आ गई हैं। आप अगर आपकी ओवरऑल आपकी जिस्म बेहंगम सा है और पेट लटक रहा है और सारा उसमें लाइपोसक्शन आ गई है। फिर फेस के लिए आपके थ्रेड्स आ गए, इसमें थ्रेड लिफ्ट हो जाता है। बाकी माइक्रो नीडलिंग झुर्रियाँ पड़ जाती है तो वो उनको भी वो बिल्कुल ठीक सेफ है, एब्सोल्युटली। ये जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं बहुत, और दूसरा ये कि आप एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में हैं कि नहीं है, आप किस सेटअप में हैं, वो क्वालिफाइड बंदा है कि नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी अपना टाइम इस चीज़ को देना चाहिए कि जिस सेटअप में आप जा रहे हैं इज़ ही और शी इज़ क्वालिफाइड इनफ टू ट्रीट यू, क्योंकि हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर वो है जो कॉम्प्लिकेशंस एक तो पेशेंट को थोड़ा सा पहले काउंसल कर दे के हो सकती हैं, और दूसरा अगर हो भी जाती है तो फिर उसको डील कर लें। कॉम्प्लिकेशंस मुझसे भी होती हैं, हर किसी से होती हैं, उसको ट्रीट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और जो फेस के प्रोसीजर्स हैं जिसमें माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, थ्रेड्स हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, ये सब लोग करा रहे हैं। इन सब के बाद इन सब यंग लगना शुरू हो जाता है फॉर अ ईयर मैक्सिमम। उसके बाद रिपीट करानी पड़ेगी 6 मंथ टू ईयर, 1 ईयर, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ नहीं है, अच्छी परमानेंट चीज़ या वही है जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट में दी है, जो हम अपने ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्कवर जितनी चीज़ें भी की हैं वो लाइफ लॉन्ग रखना। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, बेहतर कीजिए, आप अपना स्ट्रेस ना लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, जब हम सूबों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है गुड गवर्नेंस के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से, और तालीम का शोबा देख लिया जाए, सेहत का शोबा देख लिया जाए, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया जाए, सड़कें देख ली जाएँ और सहूलियात जो हैं वो देख ली जाएँ, तमाम चीज़ों को जब देखते हैं और फिर हम सूबों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा होता है। और सिंध की बात कर ली जाए, तालीम, सेहत समेत तमाम महकमों और शोबों में पंजाब से पीछे ही नजर आता है। बिल्कुल, और सिंध और पंजाब के दरमियान बढ़ता हुआ तरक्की का जो फ़र्क है वो सिंध के हुक्मरानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये ठीक है कि पंजाब के अपने मसाइल भी हैं, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि पंजाब में तरक्की की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है और इससे कोई इनकारी भी नहीं हो सकता। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में ज़्यादातर समाजी अशारिये पंजाब से पीछे ही हैं। हमजा, हाँ जी, लेकिन वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को गवर्नेंस ही नहीं आती। और इस्लामाबाद में वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। चीज़ को क्रिएट करके ख़राब करके और फिर मुबारकबादी वसूल करना चाहते हैं। इस हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती, लेकिन हम जो भी आईनी तरीका है उसके तहत चल के आगे बढ़ना चाहते हैं। युवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं और ये बदले हैं PTI के लोग अपनी ज़मानतें जब्त कराएंगे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को गवर्नेंस ही नहीं आती है। खैर कि अगर बात करें जुलाई से सितंबर की तिमाही में सिंध की हुकूमत की तो 1.6 ट्रिलियन रुपए के सालाना बजट में से 234 अरब रुपए खर्च किए हैं, जिससे हुकूमत की तरक्की को लेकर गैर संजीदगी जाहिर भी होती है। अच्छा, 13 साल से ज़ायद अरसे से इक़्तिदार पर बराजमान है सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी, इसलिए ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, ज़्यादा तनकीद भी हो रही होती है। डिलीवर करने में सवाल ये होता है कि क्यों हमें नाकाम नज़र आती है। अपोजिशन जमातें भी यही कह रही होती हैं, हालांकि सिंध गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमसे बेहतर किसी ने काम ही नहीं किया है। अब हम सिंध का और पंजाब का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रहनुमा हैं, कराची से ताल्लुक़ है। खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खुर्रम शेर ज़मान साहब, क्या पंजाब की आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है वो कदर बेहतर है सिंध की निस्बत, और क्या ये सूरत हाल हमेशा से ऐसी थी? आप समझते हैं कि ये पिछले 12-13 साल में ऐसी हो गई? अच्छा देखिए, मैं गुजारिश के साथ आपसे बात कहूँगा कि आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते पंजाब का, KP का और गिलगित बल्दिस्तान का। उसका कंपैरिजन अगर आप सिंध के साथ करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बाकी सूबों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। देखिए, सूबा सिंध तो इस वक्त जो है ना वो बन चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन,
यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन से जब मैं बात कहता हूं तो यहां पर एक दौड़ और एक रेस लगी हुई है कि कौन सा वजीर जो है इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन में ज्यादा मार्क्स लेगा, ज्यादा अच्छी डिग्री लेकर आएगा, अपने आकाओं को ज्यादा खुश कर सकेगा। यहां देखिए सिस्टम चलता है। सिस्टम वो नहीं है कि कोई, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा मशहूर सिस्टम है, यूनिस सिस्टम कह लें, मंजूर काका सिस्टम कह लें, जिस सिस्टम के तहत जो है माल देकर काम कराया जाता है, जिसमें जाहिर है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, 13 साल का नहीं हम कह सकते, ये पीपल्स पार्टी का 13 साल तो जरूर आप कहेंगे, लेकिन याद रखें इनका 5वां या शायद 6ठा दौर है सूबे सिंध के अंदर। सो बेसिकली आज अगर सूबे सिंध के अंदर आवाम के पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों के पास स्कूल में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज जो है वो मैसर नहीं है, स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक अपनी इंतहा को क्रॉस कर चुका है, जहाँ पे हजारों की तादाद में महीने में मोबाइल फोन्स, गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, मोटर बाइक छीनी जा रही हैं। तो ये आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तो एक नालायकी की इंतहा है ना, कि जो हर लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, हम तो ख्वाहिश रखते हैं ना कि बेहतर हो, हम तो चाहते हैं कि हमारे सिंध के अंदर बेहतरी आए, हमारा सिंध जो है वो हरा भरा हो, लेकिन जब यहाँ पर एक कंपटीशन ही दूसरे चीज़ के ऊपर है। देखिए केपी देखें पिछले 8-10 साल में कितना आगे निकला, कम तो नहीं, और उससे पहले भी लोग जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे थे। पंजाब में देखें हमेशा से बात रही है कि तरक्की रही है। तो जब बुज़दार साहब आए हैं तो बुज़दार साहब को जो कंपटीशन है इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब से है कि जितना काम शहबाज शरीफ साहब ने अगर किया तो बुज़दार साहब ने उससे ज्यादा काम करना है, उससे बेहतर प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं। लेकिन यहाँ पे मुकाबला ये हो रहा है कि मुराद अली शाह ने कायम अली शाह से आगे जाना है। अब कायम अली शाह ने किया क्या जो मुराद अली शाह उसको बाईपास करके आगे जाएंगे? तो यहाँ पे तो कोई कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। सो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। खुर्रम शेर जमान साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर पार्टी जो है वो दावा करती है कि जो कामयाबी की ज़मानत है वो वोट है, हमने काम किया तो हमें वोट मिल रहा है। अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ही बुरी है तो फिर अवाम जो है वो सिंध की अवाम वो बार बार क्यों पीपल्स पार्टी को ही मुंतखब कर रही होती है? अच्छा देखिए आप ठीक कह रही है ना, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। आप मुझे बताएं ना कि पंजाब में इतना वोट मिला कि हमने हुकूमत बना ली, केपी में हमें बहुत वोट मिला, बेइंतहा वोट मिला, हम कश्मीर में कामयाब हो गए, और उसके साथ साथ हम गिलगित बल्तिस्तान में हुए। देखें सिंध के अंदर अगर हम नाकाम हुए तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन के अंदर कराची से लेके हैदराबाद के आगे काम ही नहीं करा था, अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए थे, दूसरी सियासी जमातों को सपोर्ट कर दिया था। और एक हमारी, मुझे याद है, एक मीटिंग भी हुई थी और जाहिर है कि उस वक्त खान साहब ने हमसे सवाल किया कि क्या वजह है कि सिंध का जो है रिजल्ट हमारा इंटीरियर सिंध का अच्छा नहीं आया। मैंने खुद खान साहब को बताया था कि खान साहब हमने अपने कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े किए हैं, हमने कराची हैदराबाद से आगे हमने काम ही नहीं किया था। तो जाहिर है कि उस वक्त उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था, केपी में जिम्मेदारियां बहुत थी, कराची के अंदर जलसे हुए। तो मैं समझता हूं कि सिंध का जो फेलियर पीटीआई का था कि हम अपनी हुकूमत नहीं बना सके, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी पार्टी में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी शायद वो अपनी जिम्मेदारी उठा सके। आगे जाएंगे कराची हैदराबाद से आगे जी बिल्कुल। देखिए अब उस बात का एहसास करते हुए पिछले 3 साल में हमने सिंध में अपनी तंजीम में बहुत काम किया है, और आप आने वाले जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसके अंदर आपको नजर आएगा कि सिंध के लोग किस तरीके से पीटीआई के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि देखें कि जो कैंडिडेट्स हारे भी हैं पीपल्स पार्टी से इंटीरियर सिंध में, चाहे वो हमारी जमात के हों या दूसरी जमात के हों, आप उनका नंबर ऑफ वोट्स तो देखें जो उन्होंने हासिल किए हैं, और जो डिफरेंस है बहुत थोड़ा डिफरेंस है। सो मैं इस बात के ऊपर बड़ा यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि 2023 के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी को हमने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब से भगाया, इसी तरीके से सूबे सिंध के लोग भी पीपल्स पार्टी को सिंध से भगाएंगे। ठीक है खुर्रम शेर जमान साहब, जिस तरह से आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया कि बुज़दार साहब का मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से है, और यकीनन ये कंपैरिजन बनता भी है कि किसी ने मतलब बेंचमार्क सेट कर दिया हो तो आपने उसको मीट करना होता है, वहाँ पर बेंचमार्क ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने इतना काम किया और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं बन पाई पंजाब के अंदर। यानी कि पंजाब के अवाम की बात कर लें या पंजाब में जो अपोजिशन है की जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए उनकी हुकूमत है। अपोजिशन के अंदर रहते हुए तनकीद बहुत ज़्यादा की, यानी कि एहतसाब का अमल यहाँ पर अवामी सतह पर भी है कि अवाम ने भी कहा कि नहीं, आपने शायद ये वाले मनसूबे थे जो नहीं किए जिन पे आपको काम करना चाहिए। सिंध में अगर देखें तो क्या अवाम भी एहतसाब नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पंजाब के अंदर या केपी के अंदर एहतसाब हुआ, दूसरी दफ़ा भी हुकूमत बन गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अवाम भी एहतसाब नहीं कर रहे और अपोजिशन भी कुछ वीक है, ऐसा आपको लगता है?
अच्छा देखिए, हुआ यह है कि पंजाब के अंदर शोहरत हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जो काम करा वो सिर्फ लाहौर के अंदर काम करा और कहीं काम नहीं हुआ। पूरे पंजाब का जितना बजट था वो तकरीबन जो तरक्याती था वो 70-75% उठा के आपने लाहौर शहर के अंदर लगा दिया। आपने टीवी के ऊपर तो ज़रूर पसीराई हासिल की, ज़रूर शोहरत हासिल की, लेकिन याद रखें वो सारा का सारा काम आपका सिर्फ शायद लाहौर और सियालकोट के अंदर हुआ। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, छोटा नहीं है। सिंध से मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना बड़ा सूबा है। सो सबसे बड़ा मसला जो है इनका PMLN का, मैं ये समझता हूँ ये रहा। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मुकाबला इमरान खान के साथ था, एक सर्टिफाइड ईमानदार आदमी के साथ मुकाबला था। वो शख्स जिसके ऊपर कोई करप्शन के इल्जामात नहीं थे और उसके सामने PMLN और उनके जितने वजीर थे वो सब करप्शन में डूबे हुए थे। एक पूरी जो है टीवी के ऊपर जितनी मीडिया थी वो तमाम केसेस को हाईलाइट कर रही थी कि क्या क्या उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। सो मुकाबला जब इमरान खान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आया और जरदारी का आया तो आपने देखा कि बहुत फ़र्क आया। रही बात सिंध की, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी गलतियों की वजह से हमने सिंध के अंदर जो है ना ये इंटीरियर सिंध के अंदर हमारे हालात हुए। नहीं तो आप मुझे बताएं, क्या कराची सुबह सिंध के अंदर नहीं आता? कराची भी सुबह सिंध का हिस्सा है। कराची में कभी कराची के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो कि कॉलोनी बेस्ड हैं। कराची में तो पीपल्स पार्टी को पजीराई मिली नहीं। मैंने सुना नहीं आपके पास। कराची में तो पीपल्स पार्टी को खैर पजीराई उस तरह से नहीं। देखिए पीपल्स पार्टी तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं ये दोनों सियासी जमातें, अब ये इनका खात्मा हो चुका है। इमरान खान का मुकाबला करने के लिए किसी नई सियासी जमात को मैं समझता हूं कि जन्म लेना पड़ेगा। इनके बस की बात नहीं है, ये एक्सपोज हो गए। इन दोनों ने एक दूसरे को खुद ही एक्सपोज कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, तो 1 मिनट आपका लूंगा कि पिछले दिनों PDM बनने से पहले जरदारी साहब फरमाते थे कि नवाज शरीफ जो है कौमी चोर है, ये हारियों को चोर है और अगर हमने इसको माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। ये मेरा अल्फाज नहीं, आसिफ अली जरदारी अल्फाज हैं। शहबाज शरीफ कहते थे कि जरदारी में तुम्हारा पेट फाड़ के लूटा हुआ पैसा जो है करप्शन का बाहर निकालूंगा। उसके बाद ये दोनों PDM के स्टेज के ऊपर इकट्ठे खड़े हो गए, तो बेसिकली ये एक्सपोज हो गए अवाम के सामने। अवाम ने कहा ये तो एक दूसरे को खुद ही चोर कह रहे हैं। पुराने नारे तो काफ लीग के हवाले से भी याद आ जाते हैं, वो सारी बातें तो उधर से याद आ जाती हैं। चलें, अच्छी बात है कि PTI ने ये देखा कि जी कि हमने कोताही की, हमारी गलती हुई। अगर हम अपने ही उम्मीदवारों को खड़ा करते, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि वक्त कम है, अगले इलेक्शन आने वाले हैं, अपने उम्मीदवार इंटीरियर सिंध में मौजूद हैं जी। हमने वर्किंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। हमने अपने बहुत सारे हलकों के ऊपर ये फाइनलाइज कर दिया है कि कहाँ से MNA की पोजीशन से कौन खड़ा होना है, MPS की पोजीशन से किसने खड़ा होना है। और सिंध के अंदर देखिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं आज भी ना। एक खौफ का आलम है, एक डर का आलम है। जाहिर है जिन लोगों को हम खड़ा करेंगे वो ऐसा शख्स तो नहीं हो सकता कि वो मुकाबला ना कर सके, उससे मुकाबला करना पड़ेगा। अब आपके सामने गुंडे बदमाश हैं, आपके सामने झूठी FIR कट जाती हैं, आपकी ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, आपकी ज़मीनों से पानी को काट दिया जाता है, आपको रातों रात डाकुओं के जरिए गायब कर दिया जाता है। तो छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, बड़ा सीरियस मामला आता है। मतलब मेरा जैसा भी शख्स अगर इंटीरियर सिंध में जाए इलेक्शन लड़ने के लिए तो मेरे लिए भी आसानी नहीं होगी। सो हमने बड़ी अच्छे तरीके से सिलेक्शन करनी है, ऐसे लोगों को लेकर आने जो इनके डर और खौफ के अंदर ना आए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जानती है कि इनका आखिरी मौका है। अगर इनको अब इनको अगर हमने हटा दिया सिंध से, ये वापस नहीं आने वाले हैं। सिंध के लोगों ने तौबा कर लिया इनसे। आप जाए ना कराची की जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, कराची के आगा खान साउथ सिटी के बाहर आप जाएं, आपको नजर आएगा ज्यादातर लोग आपको लड़काना के मिलेंगे, दादू के मिलेंगे, नवाब शाह के मिलेंगे, सेवन के मिलेंगे। ये वो इलाके हैं जहां से आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह जीत कर आए हैं। तो ये चीजें साबित करती हैं। आपका वाटर कमीशन कहता है कि 70% पानी जो लोग सिंध में पीते हैं इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक है। खुर्रमशेद ज़मान साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान से आप बात करें। और ये जब आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होता है तो ये बड़ा अहम भी है, लेकिन क्योंकि वोट उस सूबे के लोगों ने करना है और उस सूबे के लोग क्या सोच रखते हैं, वहाँ पर अपोजिशन कितनी तगड़ी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। कि जिसलिए फिर पीपल्स पार्टी ख़ासतौर पर या कोई भी जमात ये कहती है कि हम काम करते हैं तभी तो हमारी हुकूमत आ जाती है, हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर इस दफा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जैसे खुर्रमशेद ज़मान साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमने अपने कैंडिडेट्स उस तरह से वहाँ पे खड़े ही नहीं किए थे इलेक्शन में जिस तरह से हमें करने चाहिए थे। बड़ी अच्छी बात है, आपको अपनी कमजोरी का पता है और फिर आपको अपनी कमजोरी का पता है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। उन्होंने कहा कि हम अगले इलेक्शन के लिए हम वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और अगले इलेक्शन जो है, अगले इलेक्शन में क्या होता है, सिंध में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे, हम कुछ बात करेंगे सहाफ़त की, क्योंकि सहाफ़त जो है वो मुआशरे के लिए आंखों और कानों की सी अहमियत की हामिल है। मगर बदकिस्मती से आज दुनिया भर में बढ़ते हुए तशद्दुद की वजह से इस मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गैर महफूज हो चुके हैं। अच्छा, ये 2013 से अक़वाम मुत्तहिदा सच को सच लिखने वाले और झूठ का पर्दा चाक करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के लिए इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन
आज मना रही है और इस दिन का मकसद दुनिया में सहाफ़ियों की अहमियत को उजागर करना है और रियासत को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की ताकीद। बिल्कुल ऐसी है, चाहे वो कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत हो या फ़लस्तीन में जारी इसराइली जुल्म हो, दुनिया के तमाम शुबाह ज़िंदगी के तमाम तर ख़बरें पहुँचाने में अहम किरदार जो है वो सहाफ़ियों का ही है। तो फिर उनकी जो सेफ्टी है उसको भी, उस सेफ्टी को बहुत ज़्यादा यकीनी बनाना गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई सिचुएशन हो, अच्छा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर थी, ब्लास्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। हम 2005 से लेकर 10-12 तक की अगर खुसूसी तौर पर बात कर लें तो बहुत बुरी सूरत हाल थी। उस वक्त भी कवरेज हो रही होती थी, कोई सूरत हाल हो सहाफ़ी पहली सफ में खड़े होते थे। तो जो हम सहाफ़ी हैं वो हम देख रहे थे कि सहाफ़ी सबसे मतलब पहले वही खड़े होते हैं, वही कवर कर रहे होते हैं उस इवेंट को। ये आसान नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी आसान आपको घर बैठे अगर खबर पहुंच रही है तो आपके लिए तो बहुत आसानी है, टीवी ऑन की और आपको पता लग गया, लेकिन ये आसान काम नहीं है। हमजा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो इमरजेंसी की, अगर कोई पे आग लग गई है खुदा ना खास्ता, तो वो फिर वहाँ पे ये होता है कि सहाफ़ी पहले पहुंचे होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर रिपोर्ट किया होता है कि वो जो फायर फाइटर्स है वो नहीं पहुंचे हैं, यानी कि सबसे पहले जो है वो एक सहाफ़ी है वो उस जगह पे पहुंचा होता है। और मतलब आप देखें कि अपने आप को इतनी जान को खतरे में डाल के वो वहाँ पहुँचता है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं। फिर करप्शन की ख़बरें हों, कोई और क्राइम की ख़बरें हों, ख़ासतौर पर जहाँ पर सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जिनके ख़िलाफ़ ये ख़बरें होती हैं। सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर ये ख़बर आपके सामने ला रहा होता है, तो फिर हुकूमतों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनको सिक्योरिटी भी दी जाए। तो ये आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिस हवाले से हमने आपको बताया। कुछ फ़ज़ा की बात कर लेंगे, ख़ासतौर पर लाहौर की फ़ज़ा की। लाहौर ने जी टॉप कर लिया। बिल्कुल, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जिस चीज़ में उन्होंने टॉप किया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया और पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत अगर लाहौर की बात करें, जैसा हमजा कह टॉप किया, तो वो टॉप अच्छी चीज़ में नहीं किया। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो लाहौर जो स्मोक के हवाले से आलूदा, एक तरफ पाकिस्तान की कारकर्दगी ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ लाहौर की कारकर्दगी जो है वो स्मोक के लिहाज से ऊपर जाती है, हवाले से ऊपर आ रही है। और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 397 तक पहुँच गया। हाँ जी, गुज़श्ता रोज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट किया गया था, देखा जाए तो सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान की फ़ज़ा 12 महीनों की बात कर ले, शदीद हमें जो है ना फ़ज़ाई आलूदगी का सामना रहता है। दुनिया के ममालिक की अगर बात कर लें, औसत उम्र देखी जाए तो पाकिस्तान का नंबर 150 है। अच्छा, हमारी ये औसत उम्र जो है वो दुनिया के बेशतर ममालिक से 20-25 बरस कम होने की वजूहात में सर फहरिस्त हमारे मुल्क की फ़ज़ाई आलूदगी भी है। इसी वाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साजिद बशीर साहब, तर्जुमान है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साजिद बशीर साहब। अगर हम बात करें गुज़श्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि स्मोक पर काबू पाने के इक़दाम का ऐलान होता आ रहा है, लेकिन अब फिर से हम लाहौर की अगर सूरत हाल देखें तो दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है उसमें कंसीडर किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पिछले कई सालों से जब से स्मोक का सीजन स्टार्ट हुआ है तो आपको पता है इसके अंदर किसी एक डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसमें सब डिपार्टमेंट से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, स्ट्रबल बर्निंग का भी कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस लाए अमल को आहिस्ता आहिस्ता समझ कर अब चीज़ों पर काबू पाया जा रहा है। और इस दफ़ा आप देखें कि स्मोक का जो रेशियो है बनिस्बत पिछले सालों की निस्बत कम है। और हम इसके ऊपर जो एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी उसके तहत हम राउंड द ईयर, हम ये नहीं कि हम सिर्फ स्मोक का वेट कर रहे थे हम लोग राउंड द ईयर जनवरी 1 से लेके टिल डेट अभी तक हम लोग इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, ब्रेकिंग्स भी देख रहे हैं, बाकी भी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी देख रहे हैं। और हमारे लॉज के अंदर भी जहाँ जहाँ फ्लॉज थे, यानी कि जहाँ हमें लगता था कि हम लोग वीक हैं, उसके लिए भी हमने अमेंडमेंट्स प्रपोज करके तो लॉ डिपार्टमेंट। ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन से अवामिल हैं जो स्मोक का बायस बन रहे हैं और इस स्मोक पर काबू पाने में आम शहरी क्या किरदार अदा कर सकता है? बेसिकली देखें जी, इसके अंदर तो कंट्रीब्यूट हर चीज़ ही कर रही है। धुआं भी कर रहा है, गाड़ियों का धुआं भी कर रहा है, इंडस्ट्री का धुआं भी कर रहा है। उसके बाद जो स्ट्रबल बर्निंग हो रही है वो कर रही है। फिर जो लोग शहर के अंदर कूड़ों को जगह जगह ढेर को आग लगाते हैं वो कर रहा है। फिर जो हम लोग अपने इलाकों की, अपने कारोबारी जगहों की, ये सड़कों की हम लोग सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अब पानी का छिड़काव नहीं करते, पौधों की कमी हो रही है, दरख्त इतने कट गए हैं। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर इसके अंदर अपना रोल प्ले किया है। और स्मोक किसी एक वजह से नहीं, ये सारी वजूहात के मिलने के बाद जो है ये स्मोक अपना रोल जो है वो अपना आप जो है हमें शहरियों को बता रही है। तो हमें इसको, अगर हमने इसको कवर अप करना है, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाना है, तो जिसको आप कहते हैं ग्रास रूट लेवल से लेके इंडस्ट्रियल लेवल तक या एक ऑर्डिनरी बंदे से लेके सरकारी आदमी तक, हर बंदे को अपना अपना रोल प्ले करना होगा।
एज अ शहरी भी हमें अपना रोल प्ले करना होगा कि हम लोग जो है अपने इलाके के अंदर अगर हम लोगों के कूड़े के मसाइल हैं या कोई मसला है तो हम LWMC को लूप में लें और हम लोग कोई कूड़े को आग लगाता है इसको डिस्करेज करें। फिर जहाँ पर हमारे एरियाज के अंदर अबेंडन जगह पड़ी हुई है वहाँ पर हमको प्लांटेशन करवा दें, कोई हम घास वगैरह लगवा दें। इसी तरह हम अपनी कमर्शियल मार्केट्स में भी जैसे रीज़न पेश किया था कि स्मोक की, कि भारतीय पंजाब में आलूदगी जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है पंजाब और लाहौर में स्मोक का, तो आप समझते हैं कि बात दुरुस्त है? देखिए वो भी एक एलिमेंट है इसका, क्योंकि देखो स्मोक अगर किसी जगह पर डेंस हुई है, ठीक है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 या 500 के करीब है, और ऐसे में अगर हवा चलती है और उस हवा की डायरेक्शन हमारी तरफ की होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ भी थोड़ा बहुत जो है इसका इम्पैक्ट आता है बिल्कुल। और आप अगर स्पार्को की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसके अंदर जो रेड इंडिकेशन है वो सारी की सारी इसी को करती है कि ये जो स्मोक जो ट्रेवल करके भी आता है उसको भी वो इंडिकेट करता है। ठीक है साहिब साहब, ये बता दें कि लाहौर में खुसूसी तौर पर फैसलाबाद की भी बात कर ली जाए, फैसलाबाद भी तीसरे चौथे नंबर पर रहता है, दूसरे नंबर पर भी आ गया था। स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और कब तक हम ये समझ सकते हैं कि स्मोक में हम कमी देखेंगे? बेसिकली देखिए गवर्नमेंट से इसके ऊपर हर तरह की मेजर्स ले रही है, सारे डिपार्टमेंट से एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, PDM इसको देख रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो वक्त के साथ साथ है, एक तो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के जितने मसले मसाइल हैं हमें विद इन द सिटी उसको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा हमें ये जो कूड़े को लोग जलाते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, एक इस चीज़ को डिस्करेज करना होगा। और तीसरा इंडस्ट्रीज ऐसी जिन्होंने स्मोक एमिशन कंट्रोल का अपना इक्विपमेंट नहीं लगाया हुआ, तो इनको हमें पका इनका एक सोल्यूशन करके लॉ में अमेंडमेंट करके तो हमने इनको ऑपरेशन नहीं करने देना। तो जब ये 3-4 स्टेप्स के ऊपर हम लोग आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो है स्मोक में कभी भी आएगी। बाकी रह जाती बात शबल बर्निंग की और जो हवा के साथ ये स्मोक ट्रेवल करती है अमृतसर साइड से या बाकी साइड से, तो उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है अगर हम किसानों को भी मजीद सेंसिटाइज करें। ठीक है साहिब बशीर साहब, बताइएगा कि हमने देखा है कि हर साल गंदम की कटाई के बाद जो किसान है वो जो उन किसानों की जानिब से ये किया जाता है कि जो फसलों की बाकियात होती हैं उनको आग लगा दी जाती है। तो लाहौर के मुज़फ़्फ़र में अगर हम देखें तो इस साल भी आग लगाई गई। तो हुकूमत कहती है कि इनके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन कार्रवाई हम देखते हैं कि नहीं हो रही। तो हुकूमत सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पंजाब का 70% हिस्सा जो है ना वो रूरल एरियाज है, एग्रीकल्चर लैंड है, और पूरे पंजाब के अंदर अब 70% जो भी जगह है थोड़ा बहुत टाइम का लैप्स का फ़र्क आता है 8-10 दिन का। तो मूंजी की कटाई, जो चावल की कटाई है वो बैक वक्त सब जगहों पे जारी होती है, और इसके फौरी बाद चूँकि इन्होंने गंदम की बिजाई करनी होती है तो अब किसान के पास इतने पैसे तो हैं नहीं है कि वो रूटावेटर या तवियों के साथ इसको करवाए। तो उसके लिए बेहतरीन हाल यही होता है कि उसको आग लगा दें। तो अब आप देखें कि 70% पंजाब को अगर आग लगी होगी बैक वक्त तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसके ऊपर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि हर गांव के अंदर एक गांव के लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाएं जिसमें नंबरदार हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, गाँव का हेल्थ वर्कर या हेल्थ वर्कर लेडी हेल्थ वर्कर हो, हेड मास्टर हो, और ये सारे लोग मिलकर अपने गाँव के लोगों को समझाएं कि यार देखो अगर तुम लोग शबल बर्निंग करोगे या आग लगाओगे तो हम खुद जो है कोई दफा 144 तो लगी हुई है, तो हम खुद तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को इस्तगासा भेजेंगे। और जब गांव लेवल के ऊपर ये कमेटियां बनी होंगी तो मेरे ख्याल में इस चीज को हैंडल करना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत के खाली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको हैंडल करे। तो इसलिए अगर कमेटियां बन जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमारा जो किरदार होना चाहिए वो हम अदा नहीं कर रहे हैं। मतलब हम महकमों के ऊपर सवालात तो उठाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी सवालात उठाते हैं, लेकिन हम ज़ाती तौर पर कितनी कोशिश कर रहे होते हैं। हम तो कूड़ा अब दूसरे के घर के सामने फेंकते हैं, अपने घर के सामने कोशिश करते हैं कि आग भी लगाई जा रही होती है, देख रहे होते हैं हम अक्सर। जिसके ऊपर लिखा होता है ना बिन के ऊपर के कूड़े को आग लगाना जुर्म है, उसी के अंदर ही आग लगी होती है। मैं मोटरवे से वापस आ रहा था, कल परसों की बात है, तो आग लगी हुई है फसलों की बाकी आग को ना आग लगाई हुई है। मोटरवे से तो आपको नहीं पता कि गुजरते हैं वहाँ से, सब गुजर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो क्या उनको नजर नहीं आ रहा होता कि आप मोटरवे के मतलब के उधर देख रहे हैं कि बाकियात जो हैं उनको आग लगाई गई है। तो उस हवाले से कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं, कम से कम जाके किसानों को बताएं तो सही कि इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं। और यकीन करें किसानों को पता ही नहीं है, या पता भी है तो उनको जाके किसी महकमे के बंदे की तरफ से नहीं बताया जाता है कि जी कि ये
मसाइल हैं। एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसानों को कि इस तरह से नहीं करें, ताकि अगर इस तरह से कर रहे होंगे तो जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है, जो हवा है वो आलूदा हो रही है। तो इस तरह की अगर एजुकेशन हम किसानों को प्रोवाइड करें तो यकीनी तौर पर हम लोग रिजल्ट जो हम लोगों को डिफरेंट नजर आए, बजाय इसके कि हमें इतनी ज़्यादा स्मोक का सामना ना करना पड़े। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी अब आ रही है। जैसे हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि सर्दियाँ आखिर कब आएंगी, खुनकी कब होगी हवा में। तो अब जो हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट ले ली है और सर्दी जो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में अपने कदम भी जमा रही है। और मौसम सरमा में पहनने और खाने पीने की अगर बात की जाए तो वो ढंग जो है वो हमें बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब चेंजिंग हो रही है, ड्रेस में भी चेंजिंग आ गई है। मैं तो इकरा से ये कह रहा था कि सुस्ती भी तबीयत में आती चली जा रही है कि जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, तो इकरा का भी ये ख्याल है कि हाँ कुछ सुस्ती जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है। जैसे सर्दियाँ आती है ना तो बंदा सुस्त होने लगता है। पता नहीं ये मिथ है या फिर ये वाकई क्या है और क्या ये भी हम जानने की और ये खुराक का भी इसमें कोई असर होता है कि नहीं होता, कोई लिंक है कि नहीं है कि हमारी सुस्ती जो है उसको खुराक के जरिए भी थोड़ा सा दूर भगाया जा सके। अच्छा सिर्फ अगर हम बात करें ना, गर्म कपड़े तो खैर हम निकाल ही लेते हैं कि जी कि हमें ठंड से हम बच सके, लेकिन जिस्म को गर्म रखने के लिए मखसूस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी कहते हैं कि सर्दियों में ज़रूरी है। ऐसे ही है मौसम सरमा में अगर हम देखें ना तो उसको में यकीनी बनाते हैं हम लोग इस चीज़ को कि अपनी जो खाने पीने की आदत हैं वो भी थोड़ी चेंज कर लें। जैसे कि उसमें हम देखते हैं कि हमजा सर्दियों में हम लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने में ड्राई फ्रूट्स का जो है वो इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोग जो है वो इंटरनली भी गर्म रहें, ताकि हम लोगों को ठंड ना लग सके। तो हम अपने खाने की जो चीज़ें वो भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ, जैसे कि हम अपने ड्रेस वगैरह का चेंज करते हैं, या फिर हम लोग अगर देख लें तो हम बिस्तर निकालते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह ले लेते हैं अपने ऊपर अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो खाने पीने के हवाले से भी हम लोग उनमें भी चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके मतलब के बदलते मौसम के असरात से लड़ने के लिए ऐसी खुराक जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करे, वो कौन सी खुराक हो सकती है? सर्दियों के मौसम में जिस्म और ख़ासतौर पर हड्डियों में दर्द लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें हो रहा है, ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग ये शिकायत बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह जो है विटामिन डी की कमी बताया जा रहा होता है। तो बुज़ुर्ग क्या कर सकते हैं, या आम तौर पर ख़वातीन को भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो फिर क्या किया जा सकता है? फिर हम ये कहते हैं कि सर्दी पूरी के अंदर हमारे जो पट्टे हैं वो ही खिंचे रहते हैं, मतलब हमारी गर्दन में बहुत ये भी अक्सर हमने सुना हुआ है कि अगर किसी को कोई चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर वो जो उसकी जो कोई वो पेन होती है, पुराना जख्म है, एग्जैक्टली ये पुरानी चोट है कि जो फिर से जो है आप कहते हैं कि दर्द होना शुरू कर देती है सर्दियों के मौसम में। तो वो क्यों होती है और उसका कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खुराक के थ्रू हम इन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज। हमारे साथ हिना अनीस मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हिना, मौसम बदलता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, खुराकें तब्दील होनी तो चाहिए, तो कौन सी खुराकें तब्दील हो जानी चाहिए गर्मियों से सर्दियों में आते वक्त? कौन सी खुराकें हमें शामिल करनी है, कौन सी हमें साइड पर कर देनी है? वेरी गुड मॉर्निंग जी। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मौसम में वो तमाम खुराकें सीज़न के तौर पे ख़ुद बना दी हैं। हर वो खुराकें जो हमें उस सीज़न के हिसाब से खानी चाहिए, वो सीज़न में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख़ुद नवाज देते हैं उन चीज़ों से, और जो नहीं खानी चाहिए वो उस सीज़न के हिसाब से खुद ही चली जाती हैं। आप जिस तरह देखेंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि खांसी शुरू होती है और पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि ऑरेंज ना खाओ, कीनू ना खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। क्यों ना खाओ? अगर नहीं खाना होता सर्दियों में कीनू तो अल्लाह ताला ना बनाते ना। इस वक्त विंटर्स आएंगे और इतने अच्छे अच्छे ऑरेंजेस बाजार में आ जाएंगे, तो बिल्कुल खाएं कीनू। कीनू तो हाई इन विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इनफैक्ट फ्लू और कफ को बेहतर करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि बेचारे कीनू को लेकर है कि कीनू खाएंगे और खांसी हो जाएगी या नज़ला हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? ड्राई फ्रूट्स ऐसी ग़िज़ा है जो कि सर्दी हो या गर्मी हो पूरा साल अवेलेबल होता है। इस तरह पूरा साल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। अगर पूरा साल आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स रहेंगे तो आपको हड्डियों की, पट्टों के दर्द, आपके जोड़ों में दर्द कम से कम होगा। उम्र के साथ साथ तो कम होगा, इनफैक्ट बच्चों में और जवानों में तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर्दियों में इनका इस्तेमाल कैसे करें।
थोड़ा सा ज़्यादा लोग करने शुरू होते हैं। यहाँ सर्दियाँ आई नहीं कि लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को कूट के और घी के अंदर भून के खाना शुरू कर दिया। ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। उनको ड्राई फ्रूट्स खाना है, ज़रूर खाना है, लेकिन इनको घी और चीनी में भून के नहीं खाना। इनको वैसे ही सादा तौर पे खाना है। आपने शाम में एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट ज़रूर खाने हैं, पूरा साल खाने हैं। दूध का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आपने दही का इस्तेमाल पूरा साल करना है। दही बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होती, मेडिकल साइंस ठंडे और गर्म को नहीं मानती। ह्यूमन बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो आपको कंप्लीट देनी है। अच्छा है ना, लेकिन अक्सर जैसे हम देखें ना, हमारे बड़े कह रहे होते हैं कि जी सर्दी ज़्यादा तो दही का इस्तेमाल ना करें, इससे रेशा हो जाएगा या फ्लू हो जाएगा। तो ये क्या मिथ ही है हम अगर देखें तो? नहीं, देखें, दही को आप डे टाइम में यूज़ करें, ठीक है। रात के वक्त ना खाएं, सुबह के वक्त खाएं। दही के बारे में ये है कि वो सुबह हजम हो जाती है और रात के वक्त जी आप खाएंगे तो आपको रेशा करेगी। रात के वक्त दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, नीम गर्म दूध का। ठीक है, हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है ना। हम बात करें वाटर इनटेक की कमी का सामना हो जाता है हमें, क्योंकि हम तो पानी उस वक्त पीते हैं जिस वक्त हमें तलब हो रही होती है। गर्मियों में भी इवन हमारी जो है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही होता है कि अच्छा प्यास लगी है तो पानी पी लेना है। हमारी बॉडी को कितने पानी की जरूरत है वो हम नहीं जो है सोच रहे होते। फिर मुख्तलिफ लिक्विड्स कौन से हैं जो नेमुल बदल हो पानी का सर्दियों में? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सूप, यखनी, सर्दियों के हिसाब से तो यखनी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, यखनी में हम यहाँ गलती कर जाते हो, वेट गेन भी कर जाते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के ऐसे सूप पीते हैं जिसमें आटे का, कॉर्नफ्लावर का और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो वेट गेन कर जाती है। हमें सिंपल यखनी पीनी चाहिए, सब्जियों की यखनी, चिकन की यखनी पीनी चाहिए, बोन ब्रॉथ पीना चाहिए जो कि वेट गेन नहीं करेगी और आपके मसल्स को और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगी। इनफैक्ट आप उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें, जो देसी हल्दी होती है जिसको हम जड़ों वाली हल्दी कहते हैं, साबुत हल्दी मिलती है। और इस वक्त मार्केट में मैंने कहा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौसम के लिहाज से हमें वो हर चीज़ अता की जो इस मौसम में हमें फ़ायदा देगी। अदरक का इस्तेमाल करें, दारचीनी, लौंग, ज़ीरा, ये सब आप यखनी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको अंदर से हील करेगी, आपके जॉइंट्स को हेल्प आउट करेगी, दर्दें नहीं होंगी। तो ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन सूप बन जाएगा। ये थ्रू आउट डे पियेंगे तो आपको जो डिहाइड्रेशन की अभी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई वो भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा है ना, एक और बात, वेजिटेबल्स भी इसमें डालें। एग्जैक्टली, जो आपने जॉइंट्स की बात की है, बहुत सारे हम देख रहे होते हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी, या फिर कोई यंग भी जिनको कोई चोट वगैरह लगी तो सर्दियों जब आती हैं तो उनकी जॉइंट पेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसका क्या हल है? उसके लिए हम क्या खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या वो ये भी बात दुरुस्त है कि जब भी ठंड आएगी तो उनकी हड्डियों में दर्द होगी, या फिर ये खुराक की कमी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर ये दर्दें हो रही होती हैं हड्डियों में? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ठंड हड्डियों में दर्द नहीं करती। ठंड की वजह से होता यह है कि थोड़ी सी स्किन में ड्राइनेस हो रही होती है। तो जो हमारा ओवरऑल एयर का न्यूट्रिशन सप्लाई हमारी बॉडी में होता है वो कम होता है। हम प्रॉपरली अपने बॉडी को नरिश नहीं कर रहे होते ना। तो यहाँ आके वो जो कहते हैं ना कि गाड़ी में कम पेट्रोल डाला तो अचानक गाड़ी ख़राब हो गई, तो इस सर्दियों में ना वो जो चीज़ें होती हैं नज़र आने शुरू हो जाती हैं। इसका आसान हल यही है कि सर्दियाँ आ रही हैं, आप सूप्स का इस्तेमाल करें, जो अभी रेसिपी मैंने जल्दी से बता दी उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप ऑलिव ऑयल या जो सरसों का तेल होता है उसका मसाज करें। अच्छा, बूढ़े जो हमारे अफराद हैं वो पैर के जो तलवे होते हैं ना, जो फीट्स होते हैं, अंडर फीट्स जो हमारे होते हैं, उस पे घी का मसाज करें, जो देसी घी होता है उसका मसाज करेंगे तो जो ओवरऑल पूरी बॉडी में पेन होता है वो उन्हें नहीं होगा। अच्छा। हल्दी का इस्तेमाल और जिंजर का इस्तेमाल, दारचीनी का इस्तेमाल और लौंग का इस्तेमाल, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, दर्द ख़त्म कर देंगी पूरी बॉडी से, अंदर से दर्द ख़त्म कर देंगी। ठीक है जी। तो आपको जहाँ भी दर्द हो रहा होगा ना अंदर से, आप इनका कहवा बना के पिए, इन चारों चीज़ों को मिला के सूप में डाल के पिए, दूध में उबाल के पिए, किसी भी तरीके से इनको डेली अपनी डाइट में शामिल करें। तो अंदर से आपको हीलिंग फील होगी। एलोवेरा का इस्तेमाल, रोज 1 चमचा एलोवेरा खाएं। जी
ठीक है। अच्छा, हम बच्चों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम बच्चों की खुराक के हवाले से हमें किसी भी मौसम में समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे तो कुछ खाना नहीं चाह रहे होते। अब सर्दियों के अंदर कई ऐसी खुराकें हैं जो बड़े तो ये समझते हैं कि जी कि इससे ताकत भी मिलती है, ये बेहतर भी होती हैं, लेकिन बच्चों को ये मत देना, बच्चे को फलां हो जाएगा, बच्चे को फलां हो जाएगा। बच्चों के लिए कौन सी डाइट बेहतर है? देखिए, बच्चों के लिए हर वो डाइट बेहतर है जो बड़ों के लिए बेहतर है। जी, 2 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि उस वक्त तक उनका निज़ाम हज़म उस हालत में आ चुका होता है कि वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तक आ चुके होते हैं। अब हमें क्या करना है, उनकी रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। उसका बड़ा आसान सा हल है। मैं माओं को मैं ग्राम्स और मिलीग्राम्स नहीं समझा पाऊंगी। बड़ा आसान सा हल है कि जितनी बच्चों की हथेलियाँ हैं उतना ही उन्हें खाना खिलाएं। अब ड्राई फ्रूट्स दे रही हैं तो बच्चे की मुट्ठी में जितने समाए बस उतने ही खिलाएं। उन्हें भर भर के फोर्स ना करें। अच्छा, अब वो वैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे, उनकी स्मूदी में क्रश करके डाल दें। वैसे ही नहीं खा रहे, किसी भी तरीके से कोई नट्स बार बना लें, चॉकलेट उसमें थोड़ी सी मिला दें, कोको पाउडर मिला दें, होममेड कर लें, बॉल्स बना के दे दें, तो वो किसी भी तरीके से वो खा लेंगे। तो ये ज़रूरी है, बचपन से जो उन्हें फीड करेंगी ना, देखिए बड़ा होके फिर उन्हें वो शिकायत नहीं होंगी कि हड्डियों में पेन्स हो रहा है या दर्द हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ दर्द नहीं लाती हैं। वो जो ओवरऑल पूरे ईयर की जो न्यूट्रिशनल आपकी जो इम्बैलेंसेस होते हैं ना पूरी बॉडी में, वो सर्दी में नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा हिना, अगर हम 2 साल से कम उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो उनमें ख़ास तौर पे बड़ा कहा जाता है कि सर्दी ना उनको लग जाए, ठंड ना लग जाए, नज़ला ज़ुकाम की उनको बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही होती है, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं खुराक के थ्रू? क्योंकि उनको हम अभी मतलब दे रहे होते हैं, उनको भी फूड दे रहे होते हैं उस तरह से, तो उनको क्या फूड दिया जाए कि उनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह की शिकायत ना रहे सर्दियों में? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उनकी डाइट में ओट्स, जौ का दलिया रोज़ शामिल करें, वो हाई इन प्रोटीन होगा। अच्छा, प्रोटीन भी आपकी बच्चों की इम्यूनिटी में, इनफैक्ट बड़ों की इम्यूनिटी में भी बहुत मददगार रहता है। इस वक्त जो है वो फ्लू, डेंगू ये बहुत फैला हुआ है। तो जो ओट्स का दलिया, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली उन्हें खिलाना पिलाना मुश्किल होता है। ओट्स का दलिया उनकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। कीनू का सीज़न आ रहा है, ऑरेंजेस, उसका थोड़ा थोड़ा सा उन्हें जूस दें। इसके साथ साथ जो गुआवा है वो भी इन्हें दें। अमरूद भी हाई इन प्रोटीन होते हैं, विटामिन सी होता है, तो ये फ्रूट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स अगर वो सही तरीके से चबा नहीं पाते तो उन्हें बॉईल करके उनका पेस्ट बना के, उनकी प्योरी बना के उनकी चीज़ों में मिला दें, तो ये बड़ी अच्छी सी एक टेक्निक हो जाती है बच्चों के लिए। तो ये चीज़ें उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप कर देंगी। जिंजर का अरक निकाल के शहद में मिला के और थोड़ा सा सिनेमन और ब्लैक पेपर मिला के इनको रात को चटाएं। ये एक नुस्खा तो है, लेकिन ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी बच्चों की बिल्ड कर देता है, तो फ्लू से बच जाते हैं बच्चे। ठीक है। अच्छा हिना, मैं ये भी बताएं, कुछ लोग जो है मतलब वजन कम करना चाहते हैं, वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जहन में ये होता है यार गर्मियों में क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में वेट ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कम कर सकते हैं ना कि सर्दियों में। तो फिर सर्दियों के बाद हम देखते हैं कि लोग वज़न बढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद काविश कर रहे होते हैं। अब ये ज़रा बताएं, सर्दियों में आसान है या गर्मियों में वाकई आसान होता है वज़न कम करना? देखें, गर्मियों में ये होता है कि आसान ना सर्दियों में है ना गर्मियों में है। वज़न हम सबसे पहले जब कम करने का इरादा कर लेना, वज़न उस वक्त कम करना आसान होता है। मेंटली आपको रेडी हो जाना पड़ता है। गर्मियों में होता ही है, हम हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे होते हैं तो हमें हमारी बॉडी नज़र आ रही होती है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना, तो साफ साफ सच्ची बातें करती हूँ। सर्दियों में हम अपने आप को ओवर लेयरिंग कर रहे होते हैं, तो लेयरिंग करने के बाद ये होता है कि हमारी बॉडी छुप रही होती है। हम समझते हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो हम आराम से थोड़ी सी कॉन्डिमेंट्स खा रहे होते हैं, डिज़र्ट्स पर आ रहे होते हैं, देसी डिज़र्ट्स खा रहे होते हैं, अम्मी के बनाए हुए हलवे खा रहे होते हैं, और पाकिस्तानी, इंडियन ये जो हमारी कुजीन है ये एंजॉय कर रहे होते हैं, और समझ रहे होते हैं गर्मी आएंगी भाई कर लेंगे, फिर हम डिटॉक्स वाटर पी लेंगे, 5-7 दिन की कोई फेड डाइट कर लेंगे एंड वी विल बी फिक्स। ये फिक्स नहीं होता। मैं कभी भी कोई फिक्स पे बिलीव नहीं करती। मेरी जो एक आइडियोलॉजी है ना एक लाइफ की, वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, वो थ्रू आउट चलेगा।
ना मेरा वेट सर्दी में बढ़ेगा, ना मेरा वेट गर्मी में कम होगा। चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। बहुत शुक्रिया सबसे बड़े पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और आप हमारी फरमाई थी कि हमें सर्दियों में कौन सी खुराक जो है वो लेनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी भी हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ मैच के वाले से। आज पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेल ली है उसके बाद आज के मैच को निस्बतन कमज़ोर समझा जा रहा है और कोई इतना संजीदा ले ही नहीं रहा है। लेकिन हमारा ड्रेसिंग रूम कितना संजीदा ले रहा है, क्या तब्दीलियाँ हो रही होंगी। हसन अली का नाम सामने आ रहा है कि उनको बहुत मार पड़ी थी इसलिए हसन अली को बिठाया जा रहा है, लेकिन क्या ये सेम डिसीजन होगा कि जो शख्स जिसके लिए आप एक दूसरा एंड रख के बैठे हुए थे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उनको ही बिठा दिया जाए कि वो अभी तक अपने रिदम में नहीं है, नो बॉल्स कर रहे हैं, एक्स्ट्राज आ रहे हैं, रन पड़ रहे हैं, 21 स्कोर पड़ गया एक ओवर में। रोज की बात करें तो कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे की सख्त जो है वो तरबियती मश्क भी किया और हेड कोच सकलैन मुश्ताक की ज़ेर निगरानी कोचेस ने खिलाड़ियों को बैटिंग और बॉलिंग की टिप्स भी दी। जबकि कौमी टीम के जो साबिक कप्तान है शोएब मलिक, उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट का नहीं सोच रहे हैं अभी। अच्छा, अब वैसे बात ठीक है। कल मैं वकार यूनुस को सुन रहा था, वकार यूनुस भी यही कह रहे थे कि मलिक के हवाले से तो खैर वो नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी कि उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप फिट हैं तो आप खेल सकते हैं। और मलिक हम देखते हैं कि मलिक बहुत ज़्यादा फिट है। अगर हम उनकी फील्डिंग देखें, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखें तो वो बिल्कुल फिट नज़र आते हैं। अच्छा, कुछ पहले बातें आई थी कि उनकी कुछ नज़र के मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा कि बेहतरीन उन्होंने बैटिंग भी की है। पिछले मैच में भी जिस तरह से बाबर आजम कह रहे थे कि उन्होंने और आसिफ ने सबसे अच्छी बैटिंग की, तो उनका ये फैसला है। देखते हैं कि अगले वर्ल्ड कप के ऊपर नज़र है उनके, क्योंकि एक ही साल बाद अगला वर्ल्ड कप है। तो हसन अली जिस तरह से आज ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन क्या हसन अली ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे, और इंग्लैंड बहुत बड़ा खतरा बन के सामने एग्जैक्टली हमजा इंग्लैंड की अगर हम देखें तो अब सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गया। और गुज़श्ता रोज़ के अगर मैच को देख लें तो श्रीलंका को 26 रन से शिकस्त दी और बहुत ही ज़बरदस्त जो इनिंग्स थी इंग्लैंड की जानिब से खेली गई थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और बटलर ने तो कमाल कर दिया, बटलर ने तो सेंचुरी की और लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का मार के सेंचुरी की। 95 स्कोर था उनका, लास्ट बॉल थी, उन्होंने छक्का मारा, 101 रन हो गए थे और वो नाकाबिले शिकस्त रहे थे। मॉर्गन जो कि कप्तान है, उन्होंने भी बेहतरीन खेल पेश किया, 40 स्कोर बनाकर नुमाया रहे हैं। लेकिन इकरा, अब मामला ये है कि हमारी नज़रें सेमीफाइनल के ऊपर हैं। एक भी गलती की गुंजाइश अब उस सतह पर नहीं रह गई। अब आपने 2 बड़े मैच जीतने, एक सेमीफाइनल है और एक फाइनल है, पाकिस्तान ने जीतना है। अभी आज का मैच तो हम इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हमजा बार बार कह रहे सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमजा इतना भी इसको नहीं हमें करना चाहिए, इतना भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए किसी टीम को कि वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है अगर हम उसको इतना ज़्यादा। अगर डेविड वीज़ा वैसे चल के जैसे लाहौर कलंदर पे चलते हैं, मतलब कि 100 ही मारते हैं, तो फिर कुछ है कि जी कि वो मतलब ऐसी कुछ कि वो उनकी जो है बॉलिंग फैक्टर के ऊपर भी बात हो रही थी कि वो भी अच्छा है, कंडीशंस के लिहाज से वो अच्छा हो सकता है। तो हमें अपनी तैयारी जो वो फुल तैयारी के साथ जाना चाहिए स्टेडियम के अंदर और हमें बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगली टीम जो है वो कमज़ोर है तो हम आराम से ईजी हो जाए। हमें ईजी नहीं अपनी टीम को लेना इस मौके पर ख़ास तौर पर, क्योंकि हम लोगों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना और पहली पोजीशन पे हमने अभी आना है। अच्छा, दूसरी तरफ भारत के अंदर कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं है और भारत की जो परफॉर्मेंस रही, पहले 2 मैच दोनों बड़े मैच थे, भारत पहले दोनों मैचेस हार गया और क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल थी न्यूजीलैंड और भारत के मैच के, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान से शिकस्त खाई थी और भारत को भी शिकस्त का सामना हुआ था। तो अब ये सारी सूरत हाल के अंदर विराट कोहली के हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि उनकी बेटी के हवाले से उनको धमकियां मिल रही हैं भारत के अंदर, और ये कोई अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, और बड़ी उनको मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, दूसरा वो मोहम्मद शामी की सपोर्ट में सामने आए थे और उन्होंने मोहम्मद शामी को सपोर्ट किया था, जिस वक्त मोहम्मद शामी को पाकिस्तान से मैच के बाद गद्दार करार दिया जा रहा था। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इतना एक्सट्रीमिस्ट आपको नहीं होना चाहिए किसी भी खेल को लेकर, वैसे नहीं होना चाहिए जिंदगी में, लेकिन खेल को लेकर तो बिल्कुल एग्जैक्टली पेशेंस आप में होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। आप अपने ये एक खेल है, इसको खेल ही रहने देना चाहिए, ना कि आप इसको इतना ज़्यादा सीरियस ले लें और आप फिर इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो उन चीज़ों को। प्रोग्राम का वक्त भी हुआ ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।